So children, today we will start chapter number 3, Cultural Heritage of India, Sculpture and Architecture. So India is world famous for its rich cultural heritage. The art of sculpture and architecture has brought a unique identity to India. Town planning of Indus culture of ancient India was greater than contemporary town planning of the world, and it is very remarkable. Sculpture means to carve the feelings on stone, wood or on metal with hammer and chisel. अब भारत के कल्चर की बात करें तो हेरिटेज हमारा कितना ज़्यादा रिच है, ये पिछले 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं उसके मुताबिक हम लोग जान चुके हैं कि हमारा कल्चर जो है दुनिया में एकदम डिफरेंट था, यूनिक था और बहुत ही समृद्ध, बहुत ही रिच कल्चर था हमारा। इसके अंदर 4 चांद लगाते हैं हमारे स्कल्पचर और आर्किटेक्चर की कला। स्कल्पचर जो है उसको हम कहते हैं मूर्ति कला। मूर्ति कला मतलब स्टोन के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, मेटल के ऊपर आप जब नक्काशी करते हैं, यानी कि चिसल और हैमर, आपने छोटी सी चिसल और हैमर देखी होगी। हैमर मतलब होता है हथौड़ी, चिसल मतलब छेनी बोलते हैं जिसको, छोटी सी, जिससे हम पत्थर को, मेटल को या फिर वुड को, लकड़ी को तराश कर उसके ऊपर कोई आकार बना देते हैं, उसको कोई आकृति दे देते हैं, उसको कहा जाता है स्कल्पचर। और बात की जाए आर्किटेक्चर की, यानी कि आर्किटेक्चर का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्शन मतलब वो किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन होता है। इट मे बी टेम्पल, इट मे बी ए फोर्ट और एनीथिंग, कोई भी ऐसा नमूना जो कि दुनिया में एक डिफरेंट नज़र आए। तो भारत का स्कल्पचर और आर्किटेक्चर दोनों ही बहुत ज़्यादा समृद्ध रहे हैं, दुनिया से अलग रहे हैं। स्कल्पचर के बारे में तो हमने ज़मीन से जब खुदाई की तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें ज़मीन के अंदर से मिली, ऐसी मूर्तियाँ मिली, ऐसी चीज़ें मिली जिनको हमें देखकर ये पता लगता है कि हमारा जो स्कल्पचर था वो हम लोग उस समय भी बहुत अच्छे से हम लोग बनाते थे। हमारा ये जो आर्ट था ये बहुत ही समृद्ध था। लेकिन बात करें अगर आर्किटेक्चर की, तो आर्किटेक्चर के बारे में हमें पता लगता है हमारे शहरों की टाउन प्लानिंग से। जब हमने खुदाई की तो ज़मीन के अंदर से हमको जो टाउन्स मिले मोहनजोदारो के, तो तब हमें पता लगा कि हमारे उस समय के जो घर थे, जो शहर थे, वो दुनिया में दूसरी जगहों पर बसने वाले शहरों से काफ़ी ज़्यादा बेटर थे। इनकी टाउन प्लानिंग इतनी सुंदरता से, मॉडर्न तरीके से की गई थी। अब पढ़ेंगे हम स्कल्पचर के बारे में। स्कल्पचर क्या है? द आर्ट ऑफ शेपिंग फिगर्स और डिज़ाइन विद फेशियल एक्सप्रेशंस इन राउंड और इन रिलीफ प्रोफेशनली परफॉर्म्ड बाय अ स्कल्पचर विद द हेल्प ऑफ चिसल एंड हैमर इज़ नॉन एज स्कल्पचर। अब अगर हम हथौड़ी और छेनी की मदद से, यानी कि हथौड़ी और छेनी को लेकर उसको ठोक कर किसी भी चीज़ के ऊपर, भले वो लकड़ी की चीज़ हो, भले वो लोहे की चीज़ हो, भले वो पत्थर हो, जब उससे हम मूर्तियाँ बनाते हैं या उसको कोई भी शेप देते हैं, कोई भी आकार देते हैं, ये दिया जाता है एक स्कल्पचर के द्वारा, एक मूर्तिकार के द्वारा। तो इसको हम कहते हैं स्कल्पचर। आज बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारी ऐसी आकृतियाँ, हमारे जो मंदिर हैं, बहुत ही ओल्ड हमारी जो चीज़ें, जो हेरिटेज है हमारा, उनके ऊपर ये सब चीज़ें हमें आज भी देखने को मिलती हैं। आज आप दिलवारा टेम्पल्स जाइए तो उसके जो पिलर्स बने हुए हैं उसके ऊपर नक्काशी की गई है, उससे बहुत सारी मूर्तियाँ उस पर बनाई गई है। इवन भुज का जो हमारा स्वामीनारायण मंदिर बनाया गया अभी, उसके अंदर भी आप नक्काशी किया हुआ देख सकते हैं कि पिलर्स जो हैं उसको कितनी सुंदरता से बनाया गया है। आगे देखेंगे हम आर्किटेक्चर के बारे में। तो आर्किटेक्चर क्या है? आर्किटेक्चर का मतलब होता है आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। The word Vastu is used for architecture in Sanskrit language and it is very much renowned. वास्तु शब्द का यूज़ किया जाता है आर्किटेक्चर के लिए संस्कृत भाषा में, यानी कि संस्कृत में अगर हम बात करें आर्किटेक्चर तो उसको हम वास्तु कह सकते हैं। In this reference, art of constructing buildings, houses, towns, wells, forts, minarets, टेम्पल्स, मॉस्क एंड टॉम्स इज़ कॉल्ड आर्किटेक्चर। तो इस तरीके से हम कुल मिला के बोलें कि बिल्डिंग्स बनाने का जो पूरा प्रक्रिया है, पूरी जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है, भले वो किसी भी तरह की हो, इट मे बी ए बिल्डिंग, एक हाउस हो सकता है, पूरा टाउन हो सकता है, कुएँ हो सकते हैं, फोर्ट हो सकते हैं, फोर्ट जिसको हम किला बोलते हैं, ये सब चीज़ें अगर हम देखने जाएँ तो इन सबको मिलाकर हम बोल सकते हैं कि दीज ऑल आर अ टाइप ऑफ आर्किटेक्चर ओनली।
स्किल ऑफ आर्किटेक्ट इज सीन इन द आर्ट ऑफ दिस आर्किटेक्चर। तो जो आर्किटेक्चर के अंदर हमें जिस आर्किटेक्ट ने इसको बनाया है उसकी कला, उसकी स्किल के बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं। आज भी आप जानते हैं कि जब भी हम घर बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, पुल बनाए जाते हैं, या कोई भी ऐसी आकृतियाँ बनाई जाती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई लेवल की बनाई जाती है, तो उसको आर्किटेक्चर को बुलाया जाता है। वो उसको डिज़ाइन करके हमको ऐसे बताता है कि वो इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि ताकि आने वाले समय में वो उसको नुकसान ना पहुँचे और वो कारगर रहे, बहुत ज़्यादा अच्छे से वो अपना काम कर सके। तो इसीलिए आर्किटेक्चर जो है उसको बनाने का काम, आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो आर्किटेक्ट के द्वारा ही किया जाता है और इससे आर्किटेक्ट की स्किल का पता लगता है। जैसे पुराने समय में आप जानते हो, अभी आज भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाए। जैसे कि आपको पता है कि पिरामिड्स हैं, जो इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड्स बने हुए हैं वो बहुत ही सुंदर आकृतियाँ और बहुत बड़ी बड़ी आकृतियाँ हैं। अब हम लोग जो हैं आज भी इस बारे में काफ़ी चकित हैं, सरप्राइज्ड हैं कि ये जो पिरामिड्स बनाए गए थे, ऑल्दो ये बहुत बड़े बड़े पत्थर से बनाए गए थे, उनको तराश कर उसको एक शेप दिया गया था पिरामिड की तरह, जो आपने देखे होंगे। लेकिन इस पिरामिड को बनाने में उनके पास जो स्किल था वो तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े बड़े पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लेकर जाना, फिर उसको शेप देना, ये कैसे किया गया? क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी तो नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो ये आज भी हमारे लिए रहस्य की बात है, हमारे लिए आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। तो आगे हम देखेंगे एंशिएंट इंडियन टाउन प्लानिंग। तो प्राचीन जो नगर थे, हमारे शहर थे, उनकी टाउन प्लानिंग के बारे में देख रहे हैं। इंडिया हैज़ एक्वायर्ड expertise in the field of town planning. Many such towns have been found out during archaeological excavation work. भारतीय लोग जो थे, इनको टाउन प्लानिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल हुआ था, यानी कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा सक्षम थे, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे टाउन को प्लान करने में। और ये चीज़ें हमको पता कैसे लगी? अब हम भाई प्राचीन नगरों के अंदर तो रहे नहीं हैं, प्राचीन शहरों के अंदर तो रहे नहीं हैं, तो हमें कैसे पता लगा कि भी उस समय के लोग जो थे उनकी टाउन प्लानिंग बेस्ट थी या बेटर थी? तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है मोहनजोदारो जो है उसका टाउन प्लानिंग। तो यहाँ पर देख के आप देख सकते हो कि किस प्रकार से सिस्टमेटिक वे में रोड के दोनों तरफ घर बने हुए हैं। और सिस्टमेटिक तरीके से जैसे आज के हमारे घर होते हैं उसी प्रकार से ये भी बना हुआ है। लेकिन उस समय के जो शहर थे, मुख्यतः उनको 3 पार्ट में बांटा जाता था, 3 सेक्शंस में बांटा जाता था। एक होता था फोर्ट ऑफ रूलर्स, जिसको हम सिटाडेल भी कहते थे, यानी कि जहाँ पर राजा रहता था, किला बोल सकते हैं हम, राजा का महल, राजमहल, जो कि चारों तरफ से बंद होता था। दूसरा आता था हाउसेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जो कि अपर पार्ट ऑफ द टाउन, शहर के ऊंचे इलाके में होते थे। यानी कि सबसे पहले बीच में होता था राजा का सिटाडेल, जहाँ पर रूलर्स रहते थे, यानी कि रॉयल फैमिली रहती थी। उसके चारों तरफ रहते थे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग, जो यानी कि मंत्री वगैरह होते थे, वो रहते थे। और तीसरा पार्ट जो था वो था रेजिडेंसीज, यानी कि जो लोग रहते थे, आम प्रजा रहती थी, वो लोअर पार्ट में रहते थे टाउन के, यानी कि गाँव के, शहर के लोअर पार्ट में रहते थे। तो उस समय के जो शहर गाँव थे उनको 3 पार्ट में बांटा जाता था। फोर्ट्स फॉर रूलर्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन अपर पार्ट ऑफ द टाउन। जो राजाओं के जो फोर्ट्स बनाए जाते थे, किले बनाए जाते थे, वो शहर के ऊंचे पार्ट में, यानी कि बीच में बनाए जाते थे। अपर पार्ट ऑफ द टाउन इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड विद हाउसेस हैविंग 2 to 5 रूम्स। इसके बाद ऊपर का पार्ट जो होता था, वहाँ पे जो घर होते थे वो सेफ्टी से बनाए जाते थे, सेफ्टी के लिए बनाए जाते थे। और वो घर जो थे वो 2 से 5 कमरों वाले होते थे, यानी कि उसमें कम से कम 2 कमरे और ज़्यादा से ज़्यादा 5 कमरे भी हो सकते थे। वहीं जो लोअर पार्ट में घर होते थे, यानी कि आम लोगों के रहने वाले, वो ब्रिक्स, ईंटों से बनाए जाते थे, जो कि हाथों से बनाई जाती थी, यानी कि कच्ची ईंटें हम बोल सकते हैं, होते थे उस समय। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ डेवलप्ड मैनी मोर ब्यूटीफुल एंड सिस्टमेटिक टाउन्स than many other civilizations of the world from the architectural point of view. Among all of them, Harappa and Mohenjo-daro had the best town planning. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, उस समय जो घर बनाए जाते थे, जो टाउन्स बनाए जाते थे, वो बहुत ही सिस्टमेटिक थे और बहुत ही ज़्यादा समृद्ध थे, बहुत ही ज़्यादा स्किलफुली बनाए जाते थे। तो दुनिया में अन्य भागों में भी जो ऐसी हमें सिविलाइजेशंस के बारे में पता लगा है, वहाँ पर भी घर होते थे, लेकिन जिस प्रकार के घर हड़प्पा और मोहनजोदारो में पाए गए हैं, वैसे टाउन प्लानिंग आपको दुनिया के किसी भी कोने में देखने को नहीं मिलती थी पुराने समय में।
तो ऐसा क्या था मोहनजोदारो के अंदर, हड़प्पा के अंदर, जो दूसरे नगरों में, दूसरे विश्व के दूसरे शहरों में नहीं था, वो हम देखते हैं आगे मोहनजोदारो पार्ट के अंदर। 1922 में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है उन लोगों को जो ज़मीन की खुदाई करके पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे रखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, इन्होंने एक बहुत बड़े शहर के अवशेष ढूंढ निकाले। ये अवशेष ढूंढे गए थे किसके द्वारा? दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी के द्वारा। ये उस समय एक्सकवेशन का काम कर रहे थे। एक्सकवेशन मतलब ज़मीन की खुदाई का काम कर रहे थे, और इनके हेड थे सर जॉन मार्शल और कर्नल मेके। ये दो लोग जो थे ये इनके हेड्स थे, इनके गाइडेंस में ये दोनों खुदाई का काम कर रहे थे। और थे कहाँ पर? ये लारखंड डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के अंदर। इनकी हम जब बात करें 1922 की, उस समय तो पाकिस्तान था ही नहीं, उस समय तो भारत पाकिस्तान एक ही था। तो ये पार्ट जो है लारखंड डिस्ट्रिक्ट आज ये पाकिस्तान के अंदर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मोहनजोदारो आज कहाँ है? इट इज़ विद पाकिस्तान। तो मोहनजोदारो मीन्स द हीप ऑफ द डेड्स। मोहनजोदारो का मतलब क्या है? मोहनजोदारो का मतलब होता है कि मुर्दों का ढेर। ये आपको याद रखना है वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहनजोदारो? इट मीन्स द हीप ऑफ द डेड्स। From the point of view of town planning, Mohenjo-daro is the best. Houses were built on high plinths to protect them from floods and dampness. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि कंस्ट्रक्शन जो थी इस टाउन की मोहनजोदारो की, उसको बेस्ट माना जाता है पूरे विश्व में। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो घर बनाए जाते थे वो हाई प्लिंथ पे बनाए जाते थे। आपको पता है ना, आपने देखा होगा आज भी घर बनते हुए कहीं भी बन रहा हो तो पहले नीचे खुदाई की जाती है ज़मीन की, और फिर उसके अंदर उसको बेस दिया जाता है। उसके बाद थोड़ी हाइट के ऊपर उसको दीवारें बनाई जाती है, फिर उसको मिट्टी से भर के फिर उसको फर्श बनाया जाता है। तो यानी कि हाइट पे बनाए जाते हैं घर। आपने देखा होगा, आप जब घर से निकलते हैं, पुरानी सोसाइटीज़ जो है आज आप जहाँ रहते हैं वहाँ तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका घर और रोड सेम है उनकी हाइट। लेकिन जब आप नई सोसाइटीज़ जहाँ बन रही है वहाँ जाकर देखोगे तो रोड जो है वो नीचा होगा और घर ऊँचा होगा। यानी कि घर ऊँचाई पर बनाए जाते हैं। तो आप बोलोगे सर फिर जो बाकी जगहों पर सड़कें और घर बराबर कैसे हो गए? तो इसका कारण ये है कि जब सड़क टूट जाती है फिर उसी सड़क के ऊपर दोबारा सड़क बना दी जाती है, फिर टूट जाती है, फिर उसी के ऊपर दोबारा। तो इस तरह जमते जमते वो जो हाइट है सड़क की वो बढ़ती जाती है, और हमारे घर की हाइट वैसी ही रह जाती है। इसीलिए कुछ जगहों पे सड़कें ऊंची और घर नीचे देखने को मिलते हैं। अदरवाइज़ जब घर बनाए जाते हैं तो घर ऊंचाई पर होते हैं और सड़कें नीची होती हैं। तो यहाँ पर मोहनजोदारो में घरों को ऊंचाई पे बनाया जाता था ताकि उसको फ्लड और डैम्पनेस यानी कि नमी पानी से बचाया जा सके, और फ्लड उस समय जो बाढ़ आती थी उससे बचाया जा सके। जो रिच लोग थे, जो अमीर लोग थे, उनके घर जो थे वो डबल स्टोरी 2 मंजिला थे, और इनमें 5 से 7 घर रूम्स हो सकते थे। लेकिन गरीब लोग जो थे, पुअर लोग, उनके घर थे सिंगल स्टोरी, यानी कि ऊपर मंजिल नहीं बनी होती थी, एक ही मंजिल होते थे उनके घर, और जिसके अंदर 2 से 3 कमरे होते थे। बिकॉज देवर पुअर, तो इनके घर जो 2 से 3 कमरों वाले थे। और जो शहर था इसको फोर्टिफाइड किया जाता। फोर्टिफाइड का मतलब होता है चारों तरफ से इसको किले से ढक देना, यानी कि किले की दीवारें होती हैं जैसे ऊंची ऊंची, वैसे इसके चारों तरफ किले की दीवारें बनी होती हैं। आपने पुराने सीरियल्स के अंदर भी देखा होगा कि एक बड़ा सा दरवाज़ा होता है, उस दरवाजे को खोल दिया जाता है दिन के समय, वहीं से लोग शहर के बाहर दूसरी जगह पर जाना है तो जाते हैं। और रात होते ही लोग जो थे उस शहर में वापस लौट आते हैं और उस दरवाजे को बंद किया जाता था। तो इसी प्रकार से उस समय के शहर जो थे किला बंद थे, बड़ी बड़ी दीवारों से घिरे होते थे। घरों के जो एंट्रेंस थे, मेन दरवाजे जो थे वो साइड लेन्स यानी कि छोटी गलियां होती थी साइड में, उसमें खुलते थे, मेन रोड पर नहीं खुलते थे। यानी कि कुल मिला के बोला जाए कि जैसे कि आप देख सकते हो दिस इज़ द मेन रोड। तो घर जो था, अगर यहाँ पर घर है तो घर का जो रास्ता था वो मेन रोड पर खुलने की बजाय पीछे की तरफ छोटी गलियाँ थी वहाँ पर खुलता था, मेन रोड की तरफ घर नहीं खुलते थे। देयर वॉज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडोज़ टू कीप द हाउस एयर एंड वेंटिलेटेड। उस समय घरों के अंदर वेंटिलेशन की प्रॉपर सुविधा थी, एयर हवा के आने जाने का पूरा रास्ता था, और लोग जो थे घरों को वेंटिलेटेड रखते थे यानी कि एयरी। जैसे आज की बात करें, आज हमारे घरों में विंडोज़ वगैरह होती तो हैं, लेकिन हम ऐसा सोचें कि आज हमने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है तो ये गलत है। ये टेक्नोलॉजी हम लोग बहुत पुराने समय में ही ये हो चुकी थी, हमारे घर उस समय भी इसी प्रकार के होते थे। रोड्स की बात करते हैं। रोड्स जो थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक मेन फीचर मानी जाती है मोहनजोदारो की टाउन प्लानिंग की। रोड बहुत चौड़ी थी, यानी कि लगभग 9.25 मीटर चौड़ी रोड थी,
और छोटी रोड्स, लिंक रोड से ये जुड़ी होती थी। जैसे आप यहाँ जानते हैं ना, बड़ी रोड ये मेन रोड होती है 10 मीटर, पौने 10 मीटर की, और छोटी छोटी गलियाँ या फिर छोटी छोटी स्ट्रीट्स जो हैं वो इसमें बीच बीच में मिलती रहती थी। तो ये था टाउन प्लानिंग जो है, उसमें रोड्स की स्थिति कैसी थी वो इस प्रकार की थी। और रोड्स जो होती थी एक दूसरे से राइट एंगल पर मिलती थी। राइट एंगल यानी कि चौराहा बनता था। आपको पता है ना चौराहा कैसे बनता है? आप यहाँ देखोगे तो ये रोड्स देखो, चारों तरफ से, यानी कि चौराहा, आप कोई भी एक सर्कल देख लीजिए जहाँ पर सारी रोड्स आकर मिलती हैं, तो वहाँ पर आप देखिए राइट एंगल बनता है ना। ये देखिए राइट एंगल बन गया, ये राइट एंगल हो गया, यहाँ भी राइट एंगल हो गया, और सब जगह राइट एंगल। तो उस प्रकार से उस समय भी सिस्टम था। द रोड्स और वाइड एनफ, रोड्स इतनी चौड़ी थी कि एक ही समय पे वहाँ पे एक से ज़्यादा गाड़ियाँ भी पास हो सकती थी। लेकिन आज हम देखें तो आज हमारी सड़कें कुछ ऐसी चौड़ी नहीं होती जहाँ पर एक गाड़ी अगर गुजर रही है तो दूसरी गाड़ी को जाने के लिए जगह नहीं मिलती है, बड़ी गाड़ी की बात करें। लेकिन उस समय ऐसी समस्याएं नहीं आती थी। रोड के साइड में पिट्स बने हुए थे। पिट्स का मतलब था गड्ढे। तो रोड के साइड्स में पिट्स बने हुए थे, और पिट्स मतलब गड्ढे। गड्ढों से हमको पता लगता है कि उस समय सड़क के किनारे लैंप पोस्ट भी लगे होंगे। लैंप पोस्ट मतलब जैसे आज आप स्ट्रीट लाइट्स के लिए लैंप पोस्ट लगे होते हैं ना, सड़कों पे खंभे लगे होते हैं, उस प्रकार से उस समय भी सड़कों के किनारे पे लैंप पोस्ट लगे होते थे। रोड्स ऑफ टाउन वर स्ट्रेट मेन रोड्स विदाउट एनी टर्न। रोड्स जो होती थी वो स्ट्रेट होती थी, टर्न्स घुमावदार गोलाइयाँ उसमें नहीं होती थी। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी ए स्पेशलिटी ऑफ एंशिएंट टाइम। तो उस समय की ये स्पेशलिटी मानी जाती है कि सड़कें सीधी होती थी, दूर तक गोलाई में नहीं होती थी ज़्यादा, क्योंकि गोलाई में एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। देयर वर टू मेन रोड्स, वन वॉज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड अदर वॉज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बोथ क्लोज्ड ईच अदर एट राइट एंगल। कुल मिला के देखिए ये रोड आ रहा है, देखिए नॉर्थ से साउथ की तरफ, और दूसरा रोड अगर आप देखो यहाँ से तो ये जा रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो ये दोनों जाकर कहाँ मिलते थे? राइट एंगल पे। ये देखिए राइट एंगल बन रहा है। तो चौराहे वगैरह बनते थे उस समय भी। तो रोड्स की स्थिति तो बहुत अच्छी लगी हमको, लेकिन अब हम देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, यानी कि जो मेन चीज़ है कि पानी का निकास कैसा था उस समय। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो एक यूनिक फीचर था टाउन प्लानिंग का। इस प्रकार का ड्रेनेज जो है, जैसे हमारे यहाँ पर गटर सिस्टम बिछाया गया था मोहनजोदारो में, ऐसा ड्रेनेज सिस्टम कहीं नहीं देखने को मिला। सिर्फ एक जगह है, दैट इज़ कॉल्ड द आइलैंड ऑफ क्रीट। आइलैंड ऑफ क्रीट जो है, जो कि एक ऐसा आइलैंड है जो कि मेडिटेरेनियन सी के अंदर पाया जाता है, यानी कि था। तो सिर्फ आइलैंड ऑफ क्रीट में ऐसा ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला है, और कहीं भी ऐसा ड्रेनेज सिस्टम देखने को नहीं मिला है। दिस सिस्टम वॉज बिल्ट टू ड्रेन डर्टी वाटर आउट फ्रॉम द टाउन। ये जो ड्रेनेज था ये बनाया गया था ताकि गंदे पानी को शहर से बाहर भेजा जा सके। ईच एंड एवरी हाउस हैड अ कैस्पिट। हर एक घर के पास कैस्पिट था, यानी कि हम बोल सकते हैं घर के अंदर एक ऐसा गड्ढा था जहाँ पर पानी भरता था, और वहाँ से सारा पानी मेन रोड, यानी कि अगर आप इसको ड्रॉ करके देखेंगे तो जैसे कि ये मेन रोड हो गया आपका, तो मेन रोड के चारों तरफ हर एक घर से एक पाइप कनेक्टेड थी या नाली कनेक्टेड थी, जो गंदे पानी को इसमें मिलाती थी। तो जब गंदा पानी घरों से निकल के ना मिलता था तो ये शहर से बाहर इसको ले जाते थे। तो इस प्रकार का सिस्टम उस समय भी था। दिस प्लान्ड सिस्टमैटिक एंड एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम क्लियरली प्रूव्स दैट दे वर वेरी केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन। तो ये जो सिस्टमैटिक बनाया गया है ड्रेनेज सिस्टम, इससे पता लगता है कि उस समय के लोग जो थे हेल्थ और हाइजीन के मामले में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले थे। तो ये थी हमारी ड्रेनेज की बात, और आगे हम देखेंगे पब्लिक बाथ्स की बात करेंगे। जैसे कि पब्लिक बाथ्स आज भी आप देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे पब्लिक बाथ जो है वो अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन उस समय ये क्या इतना इम्पॉर्टेंट था और ऐसा अवेलेबल था। चलिए देखते हैं पढ़ के इसको। अ ह्यूज बाथ वॉज एक्सकवेटेड एट मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की जब खुदाई की गई तो एक बहुत बड़ा बाथ, यानी कि एक बहुत बड़ा बाथरूम निजात किया गया। बाथरूम का मतलब यहाँ पर सिंगल बाथरूम नहीं, जैसे आज आप बीच पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग सब गुजरात के रहने वाले हैं तो यू माइट बी डूइंग वेल। जब आप बीच पे जाते हैं, जैसे कि हम मांडवी जाते हैं घूमने, तो पहले आज से 10 साल पहले अगर हम जाते थे तो वहाँ पर नहाने के बाद कपड़े चेंज करने के लिए, नहाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी सी वाटर में नहाने के बाद। लेकिन आज अब जाते हैं आप तो वहाँ पर पब्लिक बाथ बने हुए हैं, जहाँ पर बहुत सारे बाथरूम्स बने हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप नहाकर अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। तो वैसे पब्लिक बाथ जो थे उस समय देखने को मिलते थे। देयर वॉज एन अरेंजमेंट टू पुट फ्रेश वाटर इन एंड डर्टी वाटर आउट, यानी कि साफ़ पानी के अंदर आने की सुविधा थी और गंदे पानी के बाहर जाने की सुविधा भी थी। देयर माइट हैव बीन फैसिलिटी फॉर हॉट वाटर एंड स्मॉल रूम्स। गर्म पानी की सुविधा भी थी और छोटे रूम्स भी थे जहाँ पर कपड़े बदले जा सके, यानी कि कपड़े बदलने के लिए भी वहाँ पर सुविधा दी गई थी।
These public baths might have been used on festivals and religious ceremonies. तो ये जो पब्लिक बाथ्स थे बड़े बड़े, इनका उपयोग रेगुलर डे में तो नहीं होता होगा मे बी, लेकिन जब कोई फेस्टिवल है, कोई धार्मिक सम्मेलन है, यानी कि रिलीजन से जुड़ा कोई मेला लगा हुआ है, तब जब दूर दराज इलाकों से श्रद्धालु वहाँ आते होंगे तब इसका उपयोग किया जाता होगा, ऐसा माना जा रहा है। अंत में देखेंगे हम पब्लिक बिल्डिंग्स के बारे में। The ruins of two buildings have been found at मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में हमें दो बड़ी बिल्डिंग्स के अवशेष मिले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि शायद हो सकता है ये दोनों टाउन हॉल हो या फिर थिएटर हो, या फिर ऐसा भी समझा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो या फिर ग्रेनरी जहाँ पर अनाज स्टोर किया जाता है, ये भी हो सकता है। द बैरक ऑफ सच बिल्डिंग वॉज ऑल्सो फाउंड। एक बैरक भी मिली है जहाँ पर सैनिक रहते थे, सैनिकों के रहने की जो जगह होती है जिसको बैरक कहते हैं, वो भी मिली है उस समय के खुदाई करने पे। दिस मस्ट हैव बीन यूज्ड टू अकोमोडेट सोल्जर्स। बैरक में शायद सोल्जर्स रहते होंगे। तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पर रोड फैसिलिटीज़ थी, घर अच्छे से बने थे, ड्रेनेज फैसिलिटी थी, पब्लिक बाथ था, पब्लिक बिल्डिंग भी बनी हुई थी। तो ये सब चीज़ें हमको बताती हैं कि मोहनजोदारो जो है वो एक बहुत ही समृद्ध, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बना हुआ एक शहर रहा होगा। कुछ डाउट किसी को? 1921 under the leadership of Sir John Marshall and Colonel Mackay, Dayaram Sahni discovered very ancient remains of Indian civilization from Montgomery in Punjab district near Harappa. The remains of Indus Valley civilization were found from Ropar in Himalayan region, Alamgirpur at Meerut in Uttar Pradesh, Kalibanga in Rajasthan, Lothal at Dholka in Gujarat, Deshalpur, Shikarpur in Kutch, Dholavira, रंगपुर नियर लिम्बडी इन सौराष्ट्र, श्रीनाथगढ़, रोजाड़ी नियर गोंडल, कुंतासी नियर मोरबी एंड सोमनाथ। तो हरप्पन सिविलाइजेशन के अवशेष जो थे, ये जो ऊपर हमने पढ़ा दिस वॉज द मोहनजोदारो। अब हरप्पन सिविलाइजेशन जो थी इसके हमें जो अवशेष मिले वो ढूंढे गए थे सर जॉन मार्शल और कर्नल मेके की लीडरशिप में, दयाराम साहनी के द्वारा। और कहाँ से ये मिले थे? वो थे मोंटेगोमरी पंजाब, जो ये शायद अभी ये भी पाकिस्तान के अंदर है। तो मोंटेगोमरी जो पंजाब में था एरिया, उस वहाँ से मिले, पंजाब डिस्ट्रिक्ट के अंदर से। इसके साथ साथ बहुत सारी दूसरी जगहों का नाम भी यहाँ दिया गया है, इनमें से कुछ भी आप माइंड में रख सकते हैं। तो इन सब जगहों से जो है नाम दिए हैं, यहाँ से हमको हरप्पन सिविलाइजेशन के अवशेष मिले हैं। द रीजन ऑफ सप्त सिंधु रिवर इज़ अ रीजन ऑफ आर इंडियन कल्चर। तो माना जाता है कि सप्त सिंधु रीजन जो है, यानी कि सप्त सिंधु नदी के किनारे का जो एरिया है, वही हमारे इंडियन कल्चर का उदय हुआ था। द कल्चर विच डेवलप्ड हेयर इज़ नॉन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि सिंधु नदी मतलब इंडस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, सिंधु नदी के किनारे पे ये कल्चर शुरू हुआ, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इट्स रिमेन वर फाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम हरप्पा। सबसे पहले इसके रिमेन्स जो थे हरप्पा से मिले थे, इसीलिए इसको हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो हरप्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों एक ही हैं। कॉपर एंड स्टोन वेपन्स एंड मैनी अदर थिंग्स वर फाउंड फ्रॉम दिस रीजन। यहाँ से कॉपर और स्टोन से बने हुए वेपन्स भी मिले हैं और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी मिली हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो नोन एज कॉपर स्टोन एज। इसीलिए हरप्पन वैली सिविलाइजेशन या फिर हरप्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन को कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता है। टाउन प्लानिंग ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन वॉज वेरी सिस्टमेटिक। हरप्पा की जो टाउन प्लानिंग थी वो बिल्कुल ही सिस्टमेटिक थी, एकदम परफेक्ट बना हुआ था वो शहर। इट्स ग्रैंडरीज एंड फोर्ट्स फॉर रिमार्केबल। इसके जो किले थे, जो गोदाम थे, वो रिमार्केबल यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे बने हुए थे। पीपल ऑफ दैट एज वर फॉन्ड ऑफ वेयरिंग ऑर्नामेंट्स एंड सच रिमेन्स हैव बीन फाउंड। ये जो लोग थे उस समय के, वो ऑर्नामेंट्स गहने पहनने के बहुत शौकीन थे और ऐसे रिमेन्स भी हमको धरती के नीचे से मिले हैं, जिससे पता लगता है कि ऑर्नामेंट्स वगैरह पहने जाते थे लोगों के द्वारा काफ़ी। A huge and systematic ancient town contemporary to Harappan civilization has been found 2 km away from Dholavira village at Khadirbet in vast desert of Bhachau Taluka, which is about 140 km away from Bhuj। तो धोलावीरा जो है वो भुज से 140 किलोमीटर दूर है और ये एक छोटा सा टाउन था जो कि हमें खुदाई के दौरान मिला है, जिसको धोलावीरा कहते हैं हम लोग। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात सर्वेड this heap of ruins. After this, officers of Archaeological Survey of India had undertaken the research work in 1980. Special task of excavation was carried out under the guidance of Ravindra Singh Bisht। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जब इसकी खोज की धोलावीरा की, उसके बाद इसके ऊपर हमारा जो और ज़्यादा रिसर्च का काम जारी है और स्पेशल टास्क भी इसके लिए
एक्सकवेशन का स्पेशल टास्क जो है वो भी किया जा रहा है, ताकि अंदर और पता किया जा सके कि अंदर और क्या चीज़ देखने को मिल सकती है, यानी कि इस टाउन की स्पेशलिटी। और इसको जो काम को किया जा रहा है उसके जो हेड हैं, लीडर हैं, वो है रविंदर सिंह बिष्ट। रिमेन्स ऑफ धोलावीरा पैलेसेज एंड मैनी मेन वॉल्स ऑफ टाउन वर पेंटेड विद वाइट कलर। अब धोलावीरा के रिमेन्स की बात करें, पैलेसेस की बात करें जो यहाँ पर मिले थे हमको, वो सब वाइट कलर से पेंट किए गए थे। सच फोर्टिफाइड वॉल्स सर्कलिंग एनसर्कलिंग टाउन सजेस्ट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि जो मेन टाउन था ये, तो टाउन के चारों तरफ सर्कल में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, जिससे पता लगता है कि उस समय के जो ये टाउन था धोलावीरा, वो कितना सिक्योर माना जाता था सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दिस वॉल इज़ मेड अप ऑफ क्ले, स्टोन एंड ब्रिक्स। इस वॉल को क्ले, स्टोन और ब्रिक्स से बनाया गया था। पोर्टेबल वाटर यानी कि पीने लायक पानी जो है वो भी यहाँ पर अवेलेबल था आसानी से, और इसके साथ साथ यहाँ पर वाटर को प्योरीफाई करने का सिस्टम भी सेटअप किया गया था, जो कि इवन आज मॉडर्न एज में हमारे पास मिसिंग है। यानी कि पानी की बात करें प्योरीफाई करने की, आज भी हमारे पास कोई प्रॉपर ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम पानी हमेशा के लिए प्योरीफाई कर सकें, लेकिन उस समय के लोग जो थे वो वाटर प्योरीफिकेशन को भी बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, और वो उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे बेटर थी उस समय। लोथल की बात करेंगे। लोथल जो कि धोलका तालुका जो कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पर है। धोलका एक प्लेस है दो नदियों के बीच में, दोनों नदियों का नाम है भोगावो और साबरमती। इन दोनों नदियों के बीच का जो एरिया है उसको धोलका तालुका में लोथल के नाम से जाना जाता था। ये बे ऑफ खंबात की खाड़ी से लगभग 18 किलोमीटर दूर है, और फ्रॉम वेयर 3 लेयर्स ऑफ ह्यूमन हैबिटेट वर फाउंड। यहाँ पर 3 लेयर यानी कि 3 परतों में ह्यूमन हैबिटेशन पाई गई है, यानी कि पहले साइड में रहते थे लोग, फिर अंदर, इस तरीके जैसे हमने स्टार्टिंग पढ़ा था कि कैसे सितादल और अपर टाउन लोअर टाउन जो था वैसे। अ ह्यूज डॉकयार्ड वाज कंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटेट शिप्स इन द टाइम ऑफ हाई टाइड एट द लोअर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द टाउन। यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट में शिप्स को लाने ले जाने के लिए, यानी कि हाई टाइड का समय जब होता है तब शिप्स को आसानी से वहाँ पर पहुँचाया जा सके, इसके लिए यहाँ पर एक डॉकयार्ड बनाया गया था। डॉकयार्ड का मतलब होता है एक ऐसी जगह, यानी कि बंदरगाह बोल सकते हो आप, जहाँ पर शिप्स वगैरह बनाई जाती हैं ऐसी जगह। तो शिप्स आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो इतना देख रहे हैं आप पिक्चर में, ये एरिया में भी ये सब काम किया जाता था, और जब हाई टाइड होता था तब पानी यहाँ आता था इस प्रकार से, और फिर यहाँ से शायद शिप्स को इस रास्ते से वहाँ पर भेज दिया जाता था सी के अंदर। एंड दिस इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ लोथल। तो ये जो फीचर था ये बहुत ही डिफरेंट, समथिंग वेरी यूनिक फीचर ऑफ लोथल। सच डॉकयार्ड, स्टोरेज शॉप्स एट्सेट्रा शो द प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। तो ये डॉकयार्ड जो हमको मिला है यहाँ पर, बंदरगाह जो मिली है वो, फिर स्टोरेज शॉप्स भी थी वहाँ पर, यानी कि स्टोर करने के लिए चीज़ों को। तो ये दोनों चीज़ें हमको बताती हैं कि उस समय एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी किया जाता था, यानी कि लोथल से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत ज़्यादा किया जाता था। दिस सजेस्ट दैट लोथल माइट बी अ रिच एंड प्रोस्परस पोर्ट ऑफ इंडिया। तो इससे पता लगता है कि लोथल जो है बहुत ही रिच और प्रोस्परस पोर्ट था भारत का उस समय पे। दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड नॉट ओनली फॉर गुजरात बट ऑल्सो फॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये हमारे लिए, सबके लिए, ना कि गुजरात बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं दिस इज़ लोथल। लोथल किस प्रकार से टाउन था जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, और यहाँ पर शिप्स बनाई जाती होंगी मे बी, और जब हाई टाइड के समय पानी जो था इस जगह पर आता था तो हाई टाइड में जो नदी, ये जो शिप्स थी तैयार हो जाती थी, तो इनको फिर इस तरफ से नदी से बहाकर सीधा सी में भेज दिया जाता होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट भी माना गया है, एक इम्पॉर्टेंट डॉकयार्ड भी, और यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम ज़्यादा किया जाता होगा। उस समय उनके कार्यकाल के अंदर, खासकर जो आप लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका द ग्रेट, उनके समय में कौन कौन सी ऐसी आर्किटेक्चर की चीज़ें बनी थी वो हम यहाँ जानेंगे आगे के टॉपिक में। तो स्तूपास के बारे में बात करेंगे। स्तूपा वॉज द थिंग दैट वॉज मोस्टली मेड बाय द मौर्यन किंग्स। स्तूपा कहाँ किसको जाता है पहले वो देखेंगे। एन ओवल शेप्ड कंस्ट्रक्शन अंडर विच द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा's बॉडी वर केप्ट इन अ बॉक्स इज नोन एज स्तूपा। तो यहाँ पिक्चर जो आप देख रहे हैं दिस इज द स्तूपा ओनली। ये पिक्चर जो आपके सामने है इसको हम स्तूपा ही कहते हैं। तो ये पिक्चर देख के आपको और क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज स्तूपा। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं सांची का स्तूपा है, और स्तूपा यानी कि एक ओवल शेप्ड, ओवल यानी कि एक ओवल, ये राउंड नहीं है, बिल्कुल ओवल शेप्ड एक ऐसी आकृति होती है, और इसके अंदर लॉर्ड बुद्ध यानी कि जो बुद्ध भगवान थे उनकी बॉडी रखी गई है एक बॉक्स के अंदर, तो इसी को स्तूपा कहा जाता है। और अशोका के समय से 5 ऐसे फेमस स्तूपा हमारे सामने आए हैं।
और ये कौन कौन से स्तूपाज है? पहले हैं स्तूपा ऑफ सांची, दूसरा है स्तूपा ऑफ सारनाथ, स्तूपा ऑफ बेरात, स्तूपा ऑफ नंदनगढ़ और स्तूपा ऑफ देवानी मोड़ी इन गुजरात। तो ये 5 स्तूपा जो हैं, जो कि अशोका के समय से हैं, किंग अशोका ने इनको बनवाया, जो कि एक मौर्यन राजा थे। बिसाइड्स चैत्यास, विहारास एंड मठ्स वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड। इनके साथ साथ सिर्फ स्तूपाज ही नहीं बनाए इन्होंने, चैत्यास, विहारास और मठ भी बनाए। ये सब चीज़ें वो हैं जहाँ पर जो साधु संत जो है वो रहते हैं और पूजा पाठ अपना ध्यान लगाते हैं। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें भी इनके द्वारा बनाई गई थी। द पीरियड ऑफ किंग अशोका वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर बुद्धिस्ट रिलीजन एंड एज ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। अशोका जो राजा थे उनके कार्यकाल को गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है, यानी कि गोल्डन पीरियड था बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए। क्योंकि आपने ये कहानी सुनी होगी राजा अशोक के बारे में, कि अशोक राजा जो थे, जो बहुत ही सर्वशक्तिमान अपने आप को साबित करना चाहते थे, और उस समय का एक बहुत ही बड़ा राज्य था जिसको हम कलिंगा कहते थे, कलिंग। तो अशोका ने कलिंग के ऊपर हमला किया और कलिंग को जीत लिया। लेकिन जब उन्होंने उसको जीता और जीतने के बाद जब वो बाहर युद्ध भूमि में गए भ्रमण करने के लिए, तब उन्होंने देखा कि हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वहाँ पर सैनिक जो हैं मरे पड़े हैं या लाचार पड़े हैं, किसी का हाथ पैर कट गया है कोई, और उनकी बॉडीज़ के पास बैठी औरतें, उनके बच्चे, उनके माँ बाप रो रहे हैं। तो इतना जो भयावह दृश्य देखकर उनका मन जो था वो परिवर्तित हो गया और उन्होंने युद्ध का रास्ता छोड़ दिया, और उस दिन से उन्होंने युद्ध जो था वो बिल्कुल अपने जीवन में बंद कर दिया, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म की जो प्रचार था, उसके प्रचार के लिए अपने बेटे और बेटी को भी उन्होंने देश विदेश में भेजा, ताकि चारों तरफ जो है सुख शांति हो सके। तो बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था अशोका के जीवन पे, इसलिए बुद्धिज़्म कल्चर से जुड़े स्कल्पचर और आर्किटेक्चर हमको अशोका के द्वारा बनाए गए बहुत दिखते हैं। Buddhist religion has gifted caves, viharas, chaityas and stupas to the field of architecture. अब आर्किटेक्चर की बात करें तो केव्स बनाई हैं इन लोगों ने, बुद्धिस्ट रिलीजन के हिसाब से देखा जाए तो बुद्धिस्ट केव्स हैं, विहारास, चैत्यास और स्तूपास काफ़ी सारे हमारे सामने पेश किए हैं बुद्धिस्ट रिलीजन से जुड़े हुए। स्तूपा ऑफ सांची के बारे में जानेंगे, जो कि आप पिक्चर में यहाँ देख रहे हैं। दिस इज द स्तूपा ऑफ सांची। द सांची स्तूपा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। इट इज़ सिचुएटेड इन MP। ये मौर्यन पीरियड में बना था और ये मध्य प्रदेश में है। द ओरिजिनल स्तूपा ऑफ सांची वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स। ओरिजिनल स्तूपा जो था उसको ईंटों से बनाया गया था। इट वॉज हाफ इन साइज कंपेयर टू प्रेजेंट स्तूपा। लेकिन आज का जो स्तूपा है, जो आज हमारे सामने है, वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसका साइज जो ओरिजिनल स्तूपा सांची का बना था उसका साइज हाफ था। दिस बुद्धिस्ट स्तूपा इज प्रेशियस स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये जो स्तूपा बनाया गया है बुद्धिस्ट, ये एक बहुत ही सुंदर कला का नमूना है जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी दी गई हैं जो बॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं। दिस इज द लीनियर स्केच ऑफ स्तूपा। स्तूपा जो है उसका लीनियर स्केच यहाँ पर बताया गया है। ये आपको यहाँ पर पता लगेगा स्तूपा के बारे में। तो काफ़ी सारी इसके बारे में इन्होंने दे रखा है। हर्मिका क्या होता है, मेदी, प्रदक्षिणा पथ और तोरण, इन चीज़ों को आपको रीड कर लेना है। कई बार 1 वर्ड में पूछा भी जाता है एग्जाम्स के अंदर। हम पढ़ेंगे आगे पिलर इंस्क्रिप्शंस के बारे में। स्टोन इंस्क्रिप्शंस वर मेड फ्रॉम सिंगल रॉक। अब एक पत्थर से जो नक्काशी करके उसको तराश कर जो आकृति दी जाती थी उसको, इसी को पिलर इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। स्टोन इंस्क्रिप्शंस carved out by the religious order of Emperor Ashoka are the best specimen of engraving on stone. They were polished so well that they gleamed. Such pillars were erected in Ambala, Meerut, Allahabad, Sarnath, Loria near Nandangarh, Sanchi, काशी, पटना, बोधि वृक्ष नियर बोध गया। दे वर कार्व्ड इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब इंस्क्रिप्शन वैसे हम देखें तो इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि पत्थरों के ऊपर लिखना, यानी किसी भी चीज़ के ऊपर लिखना, पेपर के ऊपर नहीं, बाकी किसी भी चीज़ के ऊपर लिखना। इट मे बी स्टोन, इट मे बी वुड, इट मे बी इवन लीव्स ऑफ प्लांट्स ऑल्सो, क्योंकि पुराने समय में ताड़ पत्रा वगैरह होते थे जिनके ऊपर लिखा जाता था। तो अशोका के समय में ऐसे बहुत सारे रॉक से बनाई गई आकृतियाँ थी जिनके ऊपर लिखा भी गया था, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं लाइन इमेज ऑफ सारनाथ। तो ऐसे जो इमेजेस बनाई जाती थी जिसको तराश कर बनाया भी जाता था, उसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी भी जाती थी। तो ऐसे ही अशोका के द्वारा बनाए गए बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उनको पॉलिश भी किया जाता था और इतना अच्छा बन जाता था वो कि वो चमकने लगता था, बहुत ही ज़्यादा शाइन करने लगता था। तो ऐसे ही जो कुछ पिलर्स है वो कहाँ पर हमारे सामने देखने को हमको मिलते हैं भारत के अंदर, ये जगह हैं जहाँ पर ये सब हमें देखने को मिलते हैं।
और इनके ऊपर जो लिखा जाता था वो लिखने की भाषा जो होती थी दैट वाज ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। पिलर एट सारनाथ, जो आप पिक्चर यहाँ देख रहे हैं, इमेज ऑफ लायन इमेज जो है, इसको हम अपने नोट के ऊपर, हमारी जो करेंसी है भारत देश की, उसके ऊपर भी हम देखते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सारनाथ इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। द पिलर हैज़ 4 लायंस फेसिंग इन 4 डायरेक्शंस। अब ये जो है एक स्कल्पचर, क्योंकि ये मूर्ति बनाई गई है, इट इज़ नॉट आर्किटेक्चर, इट इज़ अ स्कल्पचर। और ये जो है इसके अंदर 4 लाइन हैं, आप जो देख रहे हैं यहाँ पर। आप बोलेंगे सर 1 ये रहा, देन 2 एंड देन 3, लेकिन ये जो दो चारों हैं इसके पीछे, जो ये वाला आप देख रहे हैं, इसके पीछे एक और लाइन है जिसका फेस अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो 4 लाइन है जो कि अलग अलग डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं। सारनाथ प्रीचिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। सारनाथ जो है वो लॉर्ड बुद्ध की, गौतम बुद्ध जो थे उनकी प्रीचिंग प्लेस रही है, वहाँ पर इन्होंने लोगों को प्रचार किया है धर्म का। धर्म चक्रास आर कार्व्ड बिलो द लायन इमेजेस। लायन इमेज जो है इसके नीचे धर्म चक्र, जिसको हम अशोक चक्र भी कहते हैं, ये देखिए यहाँ पर धर्म चक्र बना हुआ है। आप आपके पास अगर करेंसी है, 1, 2, 5 रुपये का सिक्का है या फिर नोट है, तो उसमें आप खोल के देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये चक्र दिखाई देगा। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड धर्म चक्र। ये चक्र जो है ये रिलीजन यानी कि धर्म की जीत को प्रकट करता है, इसीलिए इसको धर्म चक्र भी कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट, हॉर्स एंड बुलक। इसके साथ साथ आप जो ये जगह देखेंगे ना, यहाँ पर बाकी जो चक्र के बाद का जो बचा हुआ हिस्सा है, इस जगह पर आपको क्या क्या दिखेगा? एलिफेंट दिखेगा, हॉर्स दिखेगा और बुलक, ये 3 चीज़ें और देखने को मिलेंगी। दिस चक्र हैज़ बीन प्लेस्ड इन द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक इंडिया। ये चक्र जो है, आप जानते हैं भारत का जो झंडा है उसके बीच में हम इस प्रकार का जो चक्र है सेंटर में होता है। इमेजेस ऑफ 4 लायंस हैव बीन प्लेस्ड एज आर नेशनल एम्बलम। हमारे नेशनल एम्बलम के रूप में हम इन 4 शेरों की जो प्रतिमा है, मूर्तियाँ हैं, इसको अपनाए हुए हैं। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचर इन द वर्ल्ड। इसको दुनिया के अंदर एक बेस्ट स्पेसिमेन माना जाता है, एक बहुत ही सुंदर नमूना माना जाता है स्कल्पचर में पूरी दुनिया में। आगे देखेंगे, हमने पीछे जो देखा था वो था पिलर इंस्क्रिप्शन। अब हम देखेंगे स्टोन इंस्क्रिप्शंस के बारे में कि पत्थरों के ऊपर किस प्रकार से लिखा जाता था। Stone inscriptions carved by religious orders of Emperor Ashoka are the best specimens of engraving on stone. Wooden art, stone sculpting show an excellent specimen of art of architecture. अब स्टोन स्कल्पचर जो था, स्टोन इंस्क्रिप्शन जो था, वो रिलीजियस ऑर्डर यानी कि धार्मिक निर्देशों को उसके ऊपर लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। इनकी धार्मिक जो भी टीचिंग्स थी, प्रीचिंग्स थी गौतम बुद्ध की, उनको एम्परर अशोका ने पत्थरों के ऊपर लिखवाया था। इसके साथ साथ वुडन आर्ट यानी कि लकड़ी के ऊपर भी ऐसा किया गया था, स्टोन स्कल्पटिंग, ये सब चीज़ें जो हैं ये आर्किटेक्चर का बहुत ही सुंदर नमूना हमारे सामने आज भी काफ़ी जगहों पे हमें देखने को मिलता है। Along with erections of pillars of wood and stone, beautiful arcs are engraved on the door. अब वुड और स्टोन के द्वारा बनाई गई ब्यूटीफुल आर्क्स जो हैं वो भी डोर्स के ऊपर लगाई जाती है। आर्क्स आप समझते हैं, देखिए दरवाजे के ऊपर जो इस तरह का हिस्सा होता है ना, ये आर्क कहा जाता है इसको। ये दरवाज़ा है, समझिए कि नीचे की तरफ ये लंबा दरवाज़ा है, तो इसके ऊपर इस तरह की जो बनाई जाती है, जो आप खासकर महलों के दरवाजे जो होते हैं इस तरीके से बनाए थे ऊपर, तो ऐसी जो बनाई जाती आर्क्स, ये ज़्यादातर लकड़ी और वुड और स्टोन से बनाई जाती थी। विच स्ट्रेसेस रिलीजियस बिहेवियर, सच स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम पेशावर, देहरादून। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर क्या होता था, इसके ऊपर धार्मिक मैसेजेस लिखे जाते थे या फिर इसके ऊपर जो देवी देवताओं की मूर्तियों को बनाया जाता था नक्काशी करके। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं ये हमें कहाँ कहाँ मिली हैं? पेशावर, देहरादून, ठाणे, मुंबई, धौली, जौगाड़ा, उड़ीसा में और चेन्नई, ऐसी जगहों पे मिली हैं। Such type of stone inscriptions has been found from the foothills of गिरनार माउंटेन on the way to जूनागढ़ in गुजरात। अब ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये हमें जूनागढ़ गुजरात के अंदर भी मिली हैं। अदर देन दिस पालिताना जैन टेम्पल्स ऑन शत्रुंजय माउंटेन, शत्रुंजय पर्वत जो है उसके ऊपर पालिताना जैन टेम्पल्स जो हैं वो भी इसी का एक नमूना है। इसके साथ साथ जैन टेम्पल्स ऑफ हती सिंह इन अहमदाबाद आर सच स्टोन इंस्क्रिप्शन। तो ये जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं जिनके नाम यहाँ दिए गए हैं, ये भी हमारे लिए उस समय का एक अमूल तोहफा है, अमूल गिफ्ट है, जिसका कोई आज भी हम कीमत उसकी नहीं लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये हमारे लिए प्रेशियस है।
गिव अस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन संस्कृत एंड गुजराती लैंग्वेज। जो गुजरात के अंदर पाई जाने वाली जो इंस्क्रिप्शंस है उसके अंदर हमें संस्कृत और गुजराती भाषा में काफ़ी कुछ लिखा हुआ मिलता है। आगे हम चलेंगे द्राविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया जो था जहाँ पर द्राविडियन भाषाएं बोली जाती हैं उस स्टाइल को द्राविड़ स्टाइल कहा जाता है, उसके बारे में भी जानेंगे। मैनी बुद्धिस्ट स्तूपास वर बिल्ट इन द रीजन्स नियर कृष्णा एंड गोदावरी रिवर ड्यूरिंग द रीन ऑफ सतवाहना किंग्स। सत्यवाहन किंग जो थे, जिनको हम सतवाहन के राजा कहते हैं, उनके रूल के दौरान बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूपा बनाए गए थे कृष्णा और गोदावरी नदी के किनारे पे। देवर सेमी सर्कल, और ये जो थे देखिए अशोका ने जो बनवाए थे देवर ओवल, लेकिन ये सेमी सर्कल भी थे, ओवल भी थे और बेल शेप्ड भी थे। स्तूपा इन नागार्जुन कोंडा एंड अमरावती आर द बेस्ट स्पेसिमन ऑफ द्राविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट। अब द्राविड़ स्टाइल के जो सबसे बेस्ट अगर हम स्पेसिमन्स की बात करें तो वो थे नागार्जुन कोंडा में जो बने हुए हैं वो, और अमरावती में बने हुए स्तूपा जो हैं ये बेस्ट माने जाते हैं। चोला किंग्स अडोप्टेड द्राविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अप टू द ग्रेट एक्सटेंट। अब जब सतवाहन किंग्स चले गए उनके बाद जो नया एक रूल आया वो था चोला किंग्स का। चोला किंग्स ने इसी सिस्टम को, इसी आर्किटेक्चर स्टाइल को अपनाया। कह सकते हैं द्राविडियन स्टाइल भी काफ़ी फेमस रहा है। और आगे देखेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग एंड म्यूजिक फ्लरिश्ड। पार्वती टेम्पल एट जबलपुर, घुमारा, शिवा टेम्पल, ईरान्स, नरसिंह टेम्पल, गोप मंदिर एट जामनगर, स्तूपास, चैत्यास, मठ्स, विहारास, फ्लैग्स एंड पिलर्स आर द यूनिक एग्जाम्पल्स ऑफ गुप्ता आर्ट। गुप्ता कल्चर की बात करें, गुप्ता आर्ट की बात करें तो उस समय भी गुप्ता पीरियड में भी आर्किटेक्चर, तरह तरह की बिल्डिंग बनाना, तरह तरह की मूर्तियाँ, पेंटिंग्स, डांस और म्यूज़िक जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब फैली थी उस समय। या जो भी आप नाम देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब चीज़ें गुप्ता काल में बनाई गई थी। गुप्ता पीरियड जो है उसको गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि वाई गुप्ता पीरियड इज़ नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट। उसमें आपको ये सब चीज़ों का नाम लिखना है कि ऐसी ऐसी चीज़ें बनी थी उस समय, इसीलिए। बुद्धा स्टैचू एट सारनाथ, स्टैचू ऑफ लॉर्ड विष्णु एट मथुरा, स्टैचू ऑफ महावीर स्वामी, केव्स ऑफ उदयगिरी एंड स्टैचू ऑफ विष्णु इन द फॉर्म ऑफ वरा एटसेट्रा द मोस्ट स्पेसिमेंस ऑफ बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचर ऑफ गुप्ता पीरियड। और गुप्ता काल के अंदर ही ये चीज़ें भी बनाई गई थी। गौतम बुद्ध की स्टैचू जो कि सारनाथ में है, फिर लॉर्ड विष्णु की जो स्टैचू है वो सब मथुरा में है, महावीर स्वामी की स्टैचू है, उदयगिरी की जो केव्स हैं, गुफाएं हैं, लॉर्ड विष्णु जो कि वर अवतार में खड़े हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये गुप्ता काल में ही बनाई गई हैं। इसीलिए हम गुप्ता काल को, गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी कहते हैं। उस समय केव आर्किटेक्चर भी काफ़ी प्रचलित था, काफ़ी फेमस था। केव आर्किटेक्चर मतलब केव्स बनाना और केव्स के अंदर जो पत्थरों को तराश कर पहले तो पत्थर के अंदर जाने का रास्ता बनाना, इनकी गुफा बनाना, और उस गुफा के अंदर भी नक्काशी करना, दीवारों पे और ऊपर छत के ऊपर हर जगह पर पेंटिंग्स बनाना, वहाँ पर स्कल्पटिंग करना, यानी कि उसको तराश कर कोई ना कोई फिगर बनाना देवी देवताओं की, या कोई मैसेजेस लिखना जो कि हमारे धार्मिक ग्रंथों से जुड़े होते हैं। तो केव आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा हम जानते हैं अभी। केव आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड एज अ मैन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी। केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा एट औरंगाबाद, एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई, उदयगिरी, बाग नियर ग्वालियर, भुवनेश्वरी नियर ओडिशा, खंडगिरी एंड नीलगिरी आर द फेमस स्पेसिफिक ऑफ केव आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड। देखिए अभी गुप्ता पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है तो उसमें ये भी चीज़ आपको शामिल करनी पड़ेगी। तो गुप्ता पीरियड के अंदर ये केव्स के नाम जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारी केव्स उस समय बनाई गई थी। तो ये गुप्ता काल को कितना ज़्यादा और हमारे सामने मतलब उसका एक प्रचार करती हैं, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब इन्होंने उस समय गुप्ता काल में ये चीज़ें बनी थी। तो हम गुप्ता काल को अगर गोल्डन पीरियड बोलते हैं आर्ट और आर्किटेक्चर का, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ खम्बालिडा इन गुजरात, धांक, 3 caves at जूनागढ़, तलाजा, सना एट्सेट्रा, दीज केव्स आर ऑल्सो फाउंड। तो कुछ और केव्स के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं जो कि गुजरात में हैं। द केव इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन कार्व्ड ऑन द वॉल्स ऑफ 3 caves ऑफ बेरबर माउंटेन 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम गया। अशोका के द्वारा जो इंस्क्रिप्शन थी वो दीवारों के ऊपर बनाई गई हैं। ये कहाँ पर बनाई गई है? बर्बर माउंटेन है जो पहाड़ है, जो कि 16 किलोमीटर दूर है बोध गया से। गया जहाँ पर आप बिहार में आप जानते हैं बोध गया जो थी, वहाँ से 16 किलोमीटर दूर एक पर्वत है और वहाँ पर एक केव्स बनी हुई हैं। और केव की जो 3 दीवारें हैं तीनों तरफ की, उसके ऊपर अशोका के इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं, बनाए गए हैं। दिस डिस्क्राइब्स वर्क्स ऑफ चैरिटी डन बाय अशोका। वहाँ पर लिखा क्या गया है?
वहाँ पर अशोका के द्वारा जो चैरिटी यानी कि दान पुण्य के जो काम किए गए थे उसके बारे में वहाँ लिखा गया है। फिर केव्स ऑफ असम एंड दार्जिलिंग, सुदामा केव ऑफ बिहार एंड केव ऑफ सीता, ये भी कुछ केव्स हैं जो कि आर्किटेक्चर के जगत में, आर्किटेक्चर की फील्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। नाउ डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ अजंता एलोरा केव्स इज़ गिवन इन चैप्टर 6। तो इसमें हम अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके बारे में डिटेल जो है वो हमें 6th चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। जब हम 6th चैप्टर पर चलेंगे तब हम उसके बारे में जानेंगे, अजंता एंड एलोरा की केव्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट केव्स ऑफ गुजरात। अब गुजरात के बारे में हम पढ़ेंगे कि गुजरात के अंदर कौन कौन सी केव हैं। यहाँ पर हमने कुछ के नाम भी पढ़े। तो पहली केव जो गुजरात के अंदर है वो है केव्स एट जूनागढ़। अब बच्चों यहाँ पर हम देखिए रीड आउट करते चले आएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको अंडरलाइन करते जाना है और उसको अपनी नोटबुक में नोट करते जाना है, ताकि जब आप उसको पूरा रिवाइज करने बैठेंगे, क्योंकि आप जब इसको पूरा पढ़ने बैठेंगे यू विल नॉट मीन्स आपका कोई इंटरेस्ट नहीं बनने वाला इसको पढ़ने में, बिकॉज इट इज़ जस्ट द इन्फॉर्मेशन। लेकिन एग्ज़ाम के नज़रिए से देखें तो ये इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछा भी जा सकता है केव्स ऑफ गुजरात के बारे में। तो हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने पास लिखते जाएंगे। अब जूनागढ़ की केव्स की बात करें तो यहाँ पर 3 केव्स के ग्रुप हैं जूनागढ़ के अंदर। पहला है ग्रुप केव्स ऑफ बावा प्यारा। बावा प्यारा की जो केव्स हैं उनके बारे में, ये कहाँ है, ये बावा प्यारा मठ के पास में है और यहाँ पर 3 लेयर्स हैं जो कि एक दूसरे को काटती हैं राइट एंगल पे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऐसे बनी होंगी, तीनों एक दूसरे को कट करके जाती हैं राइट एंगल्स के ऊपर। और लगभग इसमें 16 केव्स हैं टोटल। कितनी केव्स हैं? 16, जिनमें से 4 केव्स पहली लाइन में हैं, 7 केव्स दूसरी लाइन में हैं और 5 जो है वो तीसरी लाइन में, यानी कि कुल मिला के देखो पहली लाइन में 4, दूसरी लाइन में 7 हैं और तीसरी लाइन में 5 केव्स हैं। तो ये टोटल हो गई 16, 7 5 12 और 4 16। तो इस तरीके से 16 केव्स जो हैं ये अरेंज है। पॉसिबली दे वर कार्व्ड ड्यूरिंग 1st एंड 2nd सेंचुरी। इनको माना गया है कि 1st और 2nd सेंचुरी में इसको बनाया गया होगा। तो ये पहली केव्स हमने जूनागढ़ की जो पढ़ी वो थी ग्रुप केव्स ऑफ बावा प्यारा। दूसरी है केव्स ऑफ अपर कोट। केव्स ऑफ अपर कोट दे आर डबल स्टोरीड। अब ये देखिए ये केव्स जो है ये डबल स्टोरी 2 मंजिला हैं। ऑन सीइंग देयर रिमेन से वन कैन that they might have been carved during the end of 2nd century and the beginning of 4th century। अब इनको जब देखा जाता है तो पहली इनकी खासियत ये है कि डबल स्टोरीड है और दूसरा इनको देखकर ऐसा महसूस होता है कि शायद ये 2nd सेंचुरी के एंड में या फिर 4th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बनकर तैयार हुई होंगी। तीसरी केव्स जो है जूनागढ़ में पाई जाती है वो है खापरा केडिया केव्स। खापरा केडिया केव्स जो हैं जिनको हम केव्स ऑफ कुंड भी कहते हैं। ऑन सीइंग द रिमेन्स इट कैन बी सेड दैट दे वर फ्लोर्ड केव्स। ये केव्स जो थी फ्लोर्ड केव्स थी, यानी कि ज़मीन पे बनी हुई केव्स थी नीचे की तरफ। इट माइट हैव बीन कार्व्ड इन द 3rd सेंचुरी। और ऐसा माना जाता है कि ये 3री सेंचुरी में शायद इसको बनाया गया था। और देयर वर 20 पिलर्स एंड दे आर इन रूइंस नाउ। इसके अंदर इसको सपोर्ट देने के लिए 20 पिलर्स बनाए गए थे ताकि सपोर्ट रहे, इसको ऊपर से गिरे ना। लेकिन ये 20 के 20 पिलर्स जो हैं अब वो खंडर बन चुके हैं, यानी कि वो काफ़ी बुरी परिस्थिति के अंदर हैं। केव्स ऑफ खंबाड़िया के बारे में देखेंगे। ये जो केव्स थी इनको 1959 के अंदर 1959 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था और ये खंबालिदा में है, गोंडल में 70 किलोमीटर दूर है राजकोट से। 3 ऑफ देम आर रिमार्केबल। इसमें से 3 केव्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अविश्वसनीय है, कि बहुत ही सुंदर है, जिसमें चैत्यग्रह विद स्तूपा इज सिचुएटेड इन द मिडिल केव। बीच की जो केव है, कितनी केव्स हैं यहाँ पर? 3। उनमें से जो मिडिल केव है, बीच की केव है जो है, उसके सेंटर में चैत्यग्रह भी बना हुआ है स्तूपा के साथ, यानी कि स्तूपा है, स्तूपा के अंदर आपको चैत्यग्रह भी मिलता है। फिगर्स ऑफ बोधिसत्वास एंड स्टैचूज ऑफ डिवोटीज आर स्टैंडिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एंट्रेंस पाथ सपोर्टेड बाय ट्रीज। अब इसके जो दोनों तरफ जब आप एंटर करते हैं अंदर, तो दोनों तरफ आपको इसके अंदर दीवारों के ऊपर गौतम बुद्ध और उनके जो डिवोटीज़ थे, डिवोटीज़ मतलब उनके जो शिष्य थे, अनुयायी थे, उनकी फिगर्स दोनों तरफ दीवारों को आपको देखने को मिलती है। और ये जो गुफाएं हैं, माना जाता है खंबालिदा की ये 2री या 3री शताब्दी में बनकर तैयार हुई होगी। तलाजा केव्स के बारे में जानते हैं, चलिए। माउंटेन ऑफ तलाजा इज सिचुएटेड नियर द माउथ ऑफ शत्रुंजी रिवर इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट। अब ये तलाजा माउंटेन जो है वो शत्रुंजी नदी के किनारे पे, यानी कि जब शत्रुंजी नदी का जो मुहाना है
वहाँ पर ये माउंटेन स्थित है और ये भावनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये एक फेमस पिलग्रिम प्लेस भी है, यानी कि ये श्रद्धालु यहाँ पर बहुत आते हैं, एक धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल भी है। और किन लोगों का तीर्थ स्थल है ये है ताल ध्वजगिरी का। ताल ध्वजगिरी जो है उनका ये पिलग्रिमेज प्लेस भी है। 30 caves have been carved from stones with huge gates। इसके अंदर कितनी caves हैं? 30। तलाजा के अंदर 30 caves हैं जिनको पत्थरों से बनाया गया है और बड़े बड़े गेट्स हैं इनके, गेट बहुत बड़े बड़े एंट्रेंस। एबल मंडप एंड चैत्यग्रह आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स फ्रॉम स्कल्पचर एंड प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। केव आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन बिलोंग टू 3rd century। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? एबल मंडप, जिसको सभाखंड भी कहा जाता है गुफाओं के अंदर, और इसी के अंदर आपको चैत्यग्रह भी देखने को मिलता है। और ये बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करती गुफाएं हैं और कहा जाता है कि ये 3री सदी में बनी होंगी। सना केव्स के बारे में जानेंगे। ये केव्स का जो ग्रुप है ये सना पर्वत के ऊपर पाया जाता है, जो कि वांकिया विलेज, ऊना तालुका, सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये केव्स जो हैं ये सना पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर ऐसे फैली हुई हैं जैसे कि बी हाइव होता है। बी हाइव मतलब आपको पता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता आपको कैसे देखने को मिलता है? ऐसे देखने को मिलता है। तो ये छत्ते की तरह वहाँ पर फैली हुई हैं। अगली केव जो है धांक केव। धांकगिरी सिचुएटेड इन धांक विलेज ऑफ उपलेटा तालुका ऑफ एट राजकोट डिस्ट्रिक्ट। उपलेटा तालुका जो कि राजकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हमें देखने को मिलती है। धांकगिरी गुफा इनको कहा जाता है एंड माना जाता है कि ये 4th सदी के स्टार्टिंग में बनी होगी, 4th century के स्टार्टिंग में। आगे है झंझूरी झर। झंझूरी झर जो है, देर आर मैनी बुद्धिस्ट केव्स इन द वेस्ट ऑफ धांक। धांक जो आपने जो देखा है यहाँ पर ऊपर 5वें नंबर पे, इनके वेस्ट में अगर जाएं तो वहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट केव्स देखने को मिलते हैं हमको। और अबाउट 7 kilometers फ्रॉम सिद्धसर इज़ द वैली ऑफ झंझूरी झर। अगर आप सिद्धसर नामक जगह है उससे 7 किलोमीटर आगे जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक घाटी मिलेगी। उस घाटी को कहा जाता है झंझारी झर। इट इज़ कंसिडर्ड दैट ये जो थी ये 2nd century में बनी होगी, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर केव्स के बारे में हम रीड कर रहे हैं और वो कब बनी थी इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमको मिलती जा रही है। आगे हम देखेंगे खपरा के बारे में। खपरा कोडिया केव्स ऑफ कच्छ। कच्छ के अंदर है ये खपरा कोडिया केव्स। These caves are situated on the top of mountain near Old Pathgad in लखपत तालुका ऑफ कच्छ। लखपत तालुका के अंदर ओल्ड पाटगढ़ जो है वहाँ पर ये देखने को मिल सकती है हमको। और इसमें 2 केव्स हैं और इनको के शास्त्री नामक एक आर्कियोलॉजिस्ट ने बरामद किया था, इन्वेंट किया था और 1967 में इनको खोजा गया था। लास्ट जो केव्स हमारे सामने आ रही हैं वो हैं केव्स एट कालिया डूंगर। कालिया डूंगर के ऊपर जो केव्स हैं, देर आर 3 caves इन कालिया डूंगर एट जगाड़िया तालुका इन भरूच डिस्ट्रिक्ट। ये कालिया डूंगर जो है ये जगाड़िया तालुका भरूच डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं एंड दीज आर द बेस्ट ओल्ड आर्किटेक्चर स्पेसिमेन ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। तो ये केव जो है ये भी बुद्धिस्ट रिलीजन से ही जुड़ी हुई हैं। आर्किटेक्चर ऑफ दीज केव्स इज़ मार्वलस। इन केव्स का जो आर्किटेक्चर यानी कि जिस तरह से इसको बनाया गया है वो बहुत ही अद्भुत है। एंड 11 feet हाई स्टेचू ऑफ लायन विद 2 bodies and 1 mouth in the form of pillar has been carved which in a single rock। अब यहाँ पर बताया गया है कि इसमें 11 फीट ऊंची एक स्टैचू है लायन की, यानी कि 11 फुट। आप समझ सकते हैं कि आपकी जो घर की जो छत है वो 10 फुट ऊंची होती है। आप अपने बॉटम फ्लोर से लेके ऊपर देखेंगे तो आपका जो घर का छत है जहाँ फैन चल रहा है वो 10 फीट होता है, तो उससे 1 फीट और ऊपर आप जाएंगे तो 11 फीट ऊँची यहाँ पर लायन की स्टैचू है जिसकी 2 बॉडीज़ हैं, यानी कि 2 बॉडीज़ हैं लायन की, लेकिन मुंह एक ही है। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ऐसे कि एक ही फेस होगा लेकिन उसकी बॉडीज़ जो थी शेर की वो 2 बताई गई हैं। तो ये इस तरह की एक मूर्ति वहाँ पर हमारे सामने बनी हुई है एक पिलर के रूप में। माना जाता है कि इसको एक सिंगल रॉक से बनाया गया, यानी कि एक ही पत्थर को तराश कर ये बनाया गया है। तो यहाँ पर हमने गुजरात के अंदर पाई जाने वाली लगभग काफ़ी सारी केव्स के बारे में जानकारी प्राप्त की है। चैरियट टेम्पल्स। चैरियट टेम्पल्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार इसको पूछा जाता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन चैरियट टेम्पल्स। अ यूनिक फीचर ऑफ पल्लव एज कैन बी सीन इन द फेमस चैरियट टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया। चैरियट टेम्पल के अंदर हम पल्लव राजाओं के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं इस चैरियट टेम्पल्स के द्वारा, और ये साउथ इंडिया में बनी हुई है और इसको सिंगल रॉक से बनाया गया। देखिए इसकी खासियत ये है कि इसको भी सिंगल रॉक से बनाया गया है। कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची, टेम्पल ऑफ वैकुंठ पेरुमल आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चरल आर्ट।
और चैरियट टेम्पल्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो खास मंदिर देखने को मिलते हैं वो कैलाश टेम्पल कांची का और टेम्पल ऑफ वैकुंठ पेरुमल, इनको बेस्ट माना जाता है। अपार्ट फ्रॉम अबव मंडपास एट महाबलीपुरम, इसके अलावा महाबलीपुरम के मंडप, फिर चैरियट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम आर वर्ल्ड फेमस। तो ये सब चीज़ें जो हैं, खासकर मंडप्स ऑफ एट महाबलीपुरम और चैरियट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम, दीज आर वर्ल्ड फेमस, ये विश्व प्रख्यात हैं, पूरी दुनिया में ये काफ़ी पॉपुलर हैं। ईच वन ऑफ देम इज़ रॉक कट टेम्पल। अब ये जितनी भी टेम्पल्स आप देख रहे हैं चैरियट टेम्पल्स, ये रॉक कट टेम्पल्स कहलाती हैं क्योंकि इनको रॉक्स को काट कर बनाया जाता है। दीज चैरियट्स आर नेम्ड आफ्टर नेम्स ऑफ पांडवास। ये चैरियट टेम्पल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रथ के फॉर्म में बनाए जाते हैं, जैसा रथ होता है ना, पुराने आप महाभारत रामायण में देखते हैं जो रथ जो युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं राजाओं के द्वारा, तो चैरियट्स के रूप में इनको बनाया गया है, इसीलिए इनको चैरियट टेम्पल्स कहा जाता है। और इनका नाम जो है पांडव जो थे हमारे 5 पांडव, उनके नाम पे रखा गया है। चैरियट टेम्पल ऑफ धर्मराजा इज द बिगेस्ट वन। अब ये भी आंसर आपको याद रखना है, विच इज़ द बिगेस्ट चैरियट टेम्पल, तो आंसर इज धर्मराजा। वेयर एज द चैरियट टेम्पल ऑफ द्रौपदी इज द स्मॉलेस्ट। द्रौपदी की चैरियट टेम्पल जो है वो सबसे छोटी मानी जाती है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल एक पिक्चर भी देख रहे हैं जहाँ पर चैरियट टेम्पल देख रहे हैं आप। यहाँ पर देखिए चैरियट एक रथ के रूप में बनाई गई, पहिए हैं रथ के, और ऊपर ये मंदिर बना हुआ है, और आगे जो है इसको खींचने के लिए जो घोड़े हैं उनका भी कार्व करके बनाया गया है एक सिंगल रॉक से। तो इस प्रकार चैरियट टेम्पल्स जो हैं वो हम एक ही रॉक से बने हुए हैं, और इनको चैरियट टेम्पल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी आकृति रथ की तरह होती है। और टेम्पल आर्किटेक्चर जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा वो हम देखते हैं। इन द फील्ड ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर मैनी टेम्पल्स आर सीन विद हाई पेडेस्टल एंड पिनेकल विद स्टेयर्स। अब टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें, यानी कि जो मंदिर बनाए गए थे उनके अंदर ज़्यादातर टेम्पल्स जो थी वो हाई पेडेस्टल, हाई मतलब हाइट पे बनाए गए थे। तो आप हाइट पे देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपको यहाँ तक जाना है मंदिर में, तो यहाँ से आपको सीढ़ियाँ होंगी, सीढ़ियाँ चढ़कर ये दरवाज़ा शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। तो यहाँ से आप एंटर होंगे तो आपको हाइट पे, पेडेस्टल मतलब ऊंचे चबूतरे पे बनाई जाती थी, और इसके स्टेयर्स भी होते थे, यानी कि सीढ़ियाँ होती थी यहाँ पर चढ़ने के लिए। बट सम आर फ्लैट विद प्रदक्षिणा पथ एनसर्कलिंग द गर्भगृह। लेकिन कुछ टेम्पल्स ऐसी भी थी जो कि हाइट पे नहीं बनाई जाती थी, ज़मीन पे बनाई जाती थी, लेकिन उनके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ बना दिया जाता ताकि उसके चारों तरफ आप घूम सकें। द भूमारा शिवा टेम्पल नियर जबलपुर एंड टेम्पल्स ऑफ लरखान इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, कॉपर स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन नालंदा एंड जैन टेम्पल्स ऑफ मथुरा आर यूनिक स्पेसिमेंस ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। और यहाँ पर ये कुछ टेम्पल्स के बारे में, कुछ लॉर्ड बुद्धा की स्टैचूज़ के बारे में, जैसे कॉपर स्टैचू बताई गई है, जैन टेम्पल्स ऑफ मथुरा, ये स्कल्पचर और आर्किटेक्चर का बहुत ही खास नमूना देखने को हमें मिलता है। देयर इज़ अ ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लव किंग्स। लेकिन पल्लव राजाओं का इससे भी ज़्यादा योगदान रहा है, यानी कि जो मूर्तियाँ मंदिर जो बनाए गए, इसके अलावा इन्होंने बहुत कुछ किया है पल्लव राजाओं ने। टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड इन कांची द सिटी कैपिटल ऑफ पल्लवास आर वेरी फेमस। कांची जो कि पल्लव राजाओं की कैपिटल सिटी थी, यानी कि पल्लव जो राजा थे उनकी कैपिटल सिटी थी कांची। कांची के अंदर बहुत सारी टेम्पल्स बनाई गई हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं। तंजौर जो थी, तंजावर जिसको हम कहते हैं, वो चोला डायनेस्टी की कैपिटल थी। जो चोला राजा थे उनकी कैपिटल थी तंजौर। और द ग्रेट भद्रेश्वर टेम्पल वॉज द फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय राजा ऑफ चोला डायनेस्टी। तो चोला डायनेस्टी की जो कैपिटल थी तंजौर, वहाँ पर राजा जो थे जो कि चोला डायनेस्टी के राजा थे, यानी कि चोला डायनेस्टी मतलब उनके कुल का नाम है चोला, जो राजा जितने भी हुए उनका सरनेम चोला रहेगा। तो यहाँ पर उन समय के जो राजा थे, राजा उन्होंने पहला टेम्पल बनाया था, वो था बृहदेश्वर टेम्पल। और ये जो टेम्पल है इट इज़ अबाउट 200 मीटर्स हाई, ये 200 मीटर ऊंचा है, एंड इट इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्पल ऑफ एंशिएंट इंडिया। और इसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्पल के रूप में देखा जाता है प्राचीन भारत में। 200 मीटर ऊंचा, यानी कि इट्स टू मच। 200 मीटर का मतलब आपने देखा होगा टीवी के अंदर बहुत सारे, या स्कूल में दौड़े होंगे 100 मीटर रेस, 100 मीटर मतलब काफ़ी हो जाता है, और उसका डबल करेंगे 200 मीटर, यानी कि इतनी ऊंचाई पर इस टेम्पल को बनाया गया था। तो ये अपने ही समय का एक अद्भुत टेम्पल जो है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्पल हमें उस समय देखने को मिलता है। तो बच्चों शुरू करेंगे आगे आर्किटेक्चर ऑफ गोपुरम से। अब गोपुरम क्या था ये आप पीछे आई थिंक अभी तक हमारे सामने नहीं आया कि व्हाट इज़ गोपुरम। तो गोपुरम जो होता है दैट मीन्स एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। तो गोपुरम का मतलब होता है टेम्पल के अंदर जो हम लोग जाते हैं उसका बड़ा सा जो एंट्रेंस होता है उसी को गोपुरम कहा जाता है। और पंड्या रूलर्स जब रूल कर रहे थे, यानी कि पंड्या काल के अंदर जब वो राजा रूल करते थे पंड्या डायनेस्टी के,
उस समय ये जो गोपुरम था ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, यानी कि बहुत ज़्यादा गोपुरम बनने लगे। अब गोपुरम का मतलब एंट्रेंस, इट्स नॉट जस्ट सिंपल एंट्रेंस, बहुत सजा कर एक बड़ा गेट बनाया जाता था। जैसे कि दे बिल्ड हाई आउटर वॉल्स एंड ब्यूटीफुली डेकोरेटेड गेट्स आउटसाइड द टेम्पल। तो चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी और गेट्स को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता था मंदिरों के बाहर। द गेट्स ऑफ दिस टेम्पल आर नोन एज गोपुरम। और ये जो मंदिर जो थे उन्हीं के बाहर के एंट्रेंसेस जो होते हैं उनको गोपुरम कहा जाता है। द आर्टिस्टिक ग्लोरी ऑफ गोपुरम हैज़ बिकम मोर पॉपुलर दैन इट्स टेम्पल्स। गोपुरम ऑफ कांची एंड मदुरई गिव्स अस एस्थेटिक प्लेजर इवन टुडे व्हेन व्यूड फ्रॉम डिस्टेंस। तो एक समय ऐसा आया, खासकर पंड्या रूलर्स के काल में, कि जब गोपुरम जो थे उनका जो था सुंदरता वो ज़्यादा बढ़ने लगी, यानी कि टेम्पल जो मंदिर जो होता था उससे ज़्यादा उसके गोपुरम जो थे वो ज़्यादा प्रख्यात यानी कि पॉपुलर होने लगे। तो यहाँ पर एक आर्किटेक्चर ऑफ गोपुरम का एक पिक्चर भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर समझाया गया आपको, ये देखिए ये तो आपका रहा मंदिर यानी कि टेम्पल जो है, ओके दिस इज़ द टेम्पल। लेकिन ये जो है दिस इज़ द प्लेस ऑफ गोपुरम। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर यानी कि मंदिर के जब आप एंटर होंगे तो ये एंट्रेंस है मंदिर का, फिर ये आगे का जो ये पूरा एरिया है ये उसका समझिए कि आंगन जैसा हम बोलते हैं, फिर यहाँ पर मंडप जहाँ पर बैठ के हम कथा वगैरह सुनते हैं, और ये जो है ये पूरा मंदिर है। मंदिर में भी ये जो टॉप पार्ट आप देख रहे हैं जिसको कहा जाता है शिखर, ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, इसको क्या कहा जाता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड शिखर। ये जो इतना पार्ट देख रहे हो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको विमान कहते हैं। और सेंटर में इसका होता है गर्भगृह, जहाँ पर जो मूर्ति जो है वो स्थापित की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोज दिस इज द पार्ट, तो जहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाती है उसको गर्भगृह कहते हैं। और ये जो आपका जो मंडप आप देख रहे हो, मंडप मतलब आप समझते हैं कि ये जो जहाँ पर छाँव की गई होती है ताकि लोग बैठ सकें, और ये गोपुरम है यानी कि एंट्रेंस जो होता है उसको गोपुरम कहा जाता है। अब यहाँ पर अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको भी यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि गर्भगृह क्या है, गोपुरम क्या है, मंडप क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई। आप एक बार रीड कर लीजिए, कई बार एक सेंटेंस के अंदर व्हाट इज़ गर्भगृह, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज इन ओडिशा विच इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ चैरियट टेम्पल्स। अब सूर्य जो मंदिर है कोणार्क का, अब देखिए सन टेम्पल जो है हम पूरी बुक के अंदर पढ़ेंगे तो सन टेम्पल दो देखने को मिलते हैं हमको। एक है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क और दूसरा है सन टेम्पल ऑफ मोधेरा जो कि हमारे गुजरात के अंदर है। तो कोणार्क का जो टेम्पल है वो उड़ीसा में है, ये याद रखना है आपको, ये उड़ीसा का टेम्पल है। और ये एक चैरियट, एक रथ टेम्पल ही है, जैसे कि हमने पिछले देखा था ना पिछले पैराग्राफ्स के अंदर। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये रथ की तरह इसके पहिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये पहिए बने हुए हैं इसके। तो जो पहिए हैं यानी कि एक रथ के फॉर्म में इसको बनाया गया है। बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर हैज़ 13 स्टोरीड गोपुरम। अब यहाँ पर जो तंजौर का जो बृहदेश्वर टेम्पल है उसका जो गोपुरम है यानी कि एंट्रेंस जो है वो कितना ऊंचा है, 13 मंजिलें ऊंचा है, यानी कि 13 स्टोरीड है, बहुत ऊंचा बनाया गया है। मेटेलिक एंड स्टोन आइडल्स ऑफ दिस एज हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। उस समय के मेटेलिक और स्टोन आइडल्स यानी कि मूर्तियाँ जो बनाई जाती थी वो पत्थर से भी बनती थी और मेटल से भी बनती थी। ये जो थी उस समय की मूर्तियाँ वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराज इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आइडल स्कल्पटिंग ऑफ दैट टाइम। उस समय ब्रॉन्ज की एक स्टैचू हमको मिली है जो कि नटराज यानी कि शिव भगवान की है, जो कि बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। चोला टेम्पल्स हैव देयर ओन स्प्लेंडर इन एज इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। चोला टेम्पल्स जो थी चोला राजाओं के द्वारा बनाई गई, उनका अपना ही एक सुंदरता, अपनी ही एक भव्यता थी आर्किटेक्चर की फील्ड में। मीनाक्षी, वन ऑफ द ह्यूज टेम्पल्स ऑफ साउथ ऑफ इंडिया, इज़ इन मदुरई स्प्रेड इन वास्ट एरिया। मीनाक्षी टेम्पल जो है वो मदुरई में है जो कि बहुत लंबे चौड़े एरिया पे फैली हुई है। इट हैज़ 4 मेन गोपुरम्स। इसके गोपुरम कितने हैं? 4 गोपुरम्स हैं इसके। फ्रॉम द आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ वंडरफुल टेम्पल। ये बहुत ही सुंदर टेम्पल है। इन द मिडिवल पीरियड खजुराहो वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ चंदेला रूलर्स ऑफ बुंदेलखंड। और मध्यकाल के अंदर, मिडिवल पीरियड मतलब मिडिल एज के अंदर, खजुराहो जो था वो कैपिटल था चंदेला रूलर्स का जो कि बुंदेलखंड में थे। चंदेला रूलर्स बिल्ट अ ब्यूटीफुल टेम्पल एट खजुराहो। चंदेला रूलर्स जो थे उन्होंने बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया। कहाँ पर? खजुराहो के अंदर। द स्टाइल ऑफ पिनेकल वेरीज फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पर जो खजुराहो के अंदर जो मंदिर बनाया गया था उसका जो पिनेकल रहता है
वो जो है दूसरे जगह पर पाए जाने वाले पिनेकल से अलग था। द खजुराहो टेम्पल्स आर द फाइनेस्ट टेम्पल्स, इनको बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा एक अलग तरह के टेम्पल्स माना जाता है, यानी कि दे आर स्पेशल इन देयर ओन वे। जैन टेम्पल्स की बात करते हैं, जिनको हम देरासर भी कहते हैं। जैन टेम्पल्स को हम देरासर भी कहते हैं। जैन टेम्पल्स जो है वो भारत में अलग अलग जगहों पर देखने को आपको मिलते हैं। वैभर, यहाँ पर कुछ जगहों के नाम हैं जहाँ जहाँ पर वो टेम्पल्स हैं, विपुलाचल, रत्नागिरी, तो ये कुछ अलग अलग जगहों के नाम दिए गए जहाँ पर जैन टेम्पल्स हैं। तो ये 5 जो नाम दिए गए, दीज आर द 5 जैन टेम्पल्स एंड देयर इज़ अ सिद्ध क्षेत्र पिलग्रम इन समेत शिखर जी, बिहार, एंड इट इज़ नोन एज मधुवन। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं सिद्ध क्षेत्र, ये एक पिलग्रिमेज प्लेस है जो कि सामेत शिखर जी में है, बिहार के अंदर, इसको मधुवन कहते हैं। तो ये जैन टेम्पल हैं, जैन देरासर हम कह सकते हैं। आदिनाथ भगवान एंड 20 अदर तीर्थंकर अटेंड निर्वाण, तो यहीं पर जो आदिनाथ भगवान जो थे और 20 तीर्थंकर जो थे, यानी कि जो जैन धर्म के जो उच्च प्रीस्ट माने जाते हैं, हम जैसे महावीर स्वामी को भी जानते हैं, वैसे ही जो बाकी लोग जो थे, महावीर स्वामी वॉज द 24th तीर्थंकर, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, लेकिन उनके पहले जो तीर्थंकर थे वो सब जो थे उन्होंने यहीं पर निर्वाण, यानी कि उन्होंने अपने प्राण यहीं पर त्यागे थे। देयर आर टेम्पल्स ऑफ अभिनंदन नाथ जी, पार्श्वनाथ जी, भगवान महावीर रीच्ड हेयर एंड मेनी सेजेस अटेन्ड साल्वेशन। तो ये जो टेम्पल्स थी, इन लोगों की टेम्पल्स भी यहीं पर है। इसके साथ साथ महावीर स्वामी जो थे वो भी यहाँ पहुँचे और यहीं पर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। देयर इज़ अ जैन टेम्पल एट पलिताना एंड शंकेश्वर टेम्पल एट पंचासर इन गुजरात। पलिताना और पंचासर में भी जैन टेम्पल्स हैं। जैन टेम्पल एट दिलवारा एंड रनकपुर इन राजस्थान आर एक्सीलेंट एंड वंडरफुल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, कार्विंग, आर्टिस्टिक स्किल एंड स्कल्पचर पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर माउंट आबू के अंदर जो दिलवारा टेम्पल है, जो कि बहुत ही फेमस है, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग यहाँ पर मोस्टली जाके भी आए होंगे माउंट आबू पर। और दूसरा, इसके बारे में हम न्यूज़पेपर के अंदर, चैप्टर्स के अंदर काफ़ी बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दिलवारा टेम्पल्स हैं वो कैसे बने हैं, कितना ज़्यादा वो आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से खूबसूरत हैं, वो कैसे बाकी जो टेम्पल्स हैं उससे भिन्न हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसकी भव्यता का अंदाज़ा लगा पाएंगे। स्पेशली दिलवारा टेम्पल्स of Abu, which have been constructed by Minister Vimal Shah or Vimal Vasahi and other minister, Vastupal constructed Luna Vasahi। तो जो माउंट आबू का ये टेम्पल है, जो दिलवारा टेम्पल्स है, इसको विमल शाह जो थे एक मंत्री, उन्होंने बनाया है, विमल शाह वसाही, और दूसरे मंत्री जो थे वास्तुपाल, उन्होंने बनाया है लूना वसाही। ये दोनों ही बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है स्कल्पचर के। दीज आर कंस्ट्रक्टेड विद द वाइट मार्बल, इनको सफ़ेद मार्बल से बनाया गया है। दे आर फेमस इन इंडिया एज वेल एज अब्रोड, ये भारत में भी फेमस है और विदेशों में भी, क्योंकि इनके ऊपर जो अट्रैक्टिव, माइन्यूट एंड आर्टिस्टिक वर्क जो किया गया है, यानी कि जिस तरीके से एकदम छोटी छोटी, माइन्यूट मतलब एकदम छोटी छोटी जो उस पर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, उसी कारण से ये पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। These temples are wonderful and memorable gifts of Jain religion to the Indian culture। ये भारतीय कल्चर को बहुत ही बड़ा एक गिफ्ट है। और जैन टेम्पल्स आर वर्ल्ड वाइड फेमस ड्यू टू देयर आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। ये पूरे विश्व में पॉपुलर हैं अपने आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के लिए। तो ये जो जैन टेम्पल्स के बारे में हमने देखा, इसके बाद हम आगे जानेंगे सन टेम्पल ऑफ मोधेरा के बारे में। मोधेरा टेम्पल इन गुजरात। अब देखिए, हमने पीछे पढ़ा था सन टेम्पल ऑफ कोणार्क के बारे में। तो कोणार्क और मोधेरा दोनों अलग अलग हैं, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया शुरू में। तो मोधेरा के बारे में देख लेते हैं। मोधेरा टेम्पल जो कि गुजरात के अंदर है, महसाना डिस्ट्रिक्ट में, 1026 AD में इसको बनाया गया था सोलंकी राजा भीमदेव वन के काल में। और इस टेम्पल के अंदर देखिए खास बात इसकी क्या है, एक जेम, यानी कि एक हीरे ज्वार होते थे ना जैसे, तो एक जेम, एक नगीना इसमें जड़ा गया है सेंटर इन द मिडिल ऑफ द क्राउन ऑफ सन गॉड, यानी कि इसके सेंटर में सूर्य देव हैं और उनके जो क्राउन है, क्राउन मतलब उनका मुकुट जो है, उसके अंदर एक जेम, जेम मतलब एक नगीना बोल सकते हैं, एक कीमती पत्थर बोल सकते हैं, वो जड़ा गया है। द एंट्रेंस गेट ऑन द ईस्टर्न साइड, और इसका जो एंट्रेंस गेट है वो पूर्व दिशा में है, जहाँ से सूर्य उगता है। और इसको इस प्रकार से बनाया गया है कि सूर्य की किरणें, जैसे ही सूर्य उगता है तो सूर्य की पहली किरणें, कौन सी किरणें, फर्स्ट रे, पहली किरणें जो थी वो सीधा इस जेम पे, यानी कि
इस हीरे जो ये कीमती पत्थर जड़ा गया, इसके ऊपर पहली किरणें गिरती हैं, और जब उसके ऊपर गिरती है तो ये आपको पता है हीरे ज्वारा जो थे बहुत चमकते हैं, तो इसके कारण एंटायर सेंक्टम इज लिट अप, पूरा जो अंदर का एरिया होता है मंदिर के वो चमकने लगता है उजाले के कारण। जैसे कि रिफ्लेक्शन जब होता है तो आपको पता है कि रिफ्लेक्शन के कारण ऐसी चीज़ होती है। तो एक बहुत ही सुंदर भव्य एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट होता है, और 12 डिफरेंट इमेजेस ऑफ सन गॉड एंड एरोटिक स्कल्पचर्स आर सीन इन दिस टेम्पल। इस टेम्पल के अंदर सूर्य देव की बाकी मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं हमको। द कार्विंग ऑफ दिस टेम्पल इज़ डन इन ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट। इसकी जो कार्विंग की गई है वो ईरानियन स्टाइल में की गई है, और इसके अंदर लगभग 108 छोटी टेम्पल्स हैं, जो कि बाहर एक टैंक है, टैंक के चारों तरफ बनी हुई हैं, जो कि सुबह और शाम के समय जब आरती होती है तो एक बहुत ही भव्य दृश्य क्रिएट करते हैं। तो ये था सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, जिसके बारे में आपको सिंपली याद रखना है कि कहाँ पर है। इसकी स्पेशलिटी है सन टेम्पल ऑफ मोधेरा और कोणार्क में डिफरेंस ये है कि कोणार्क के अंदर जो है वो इस तरीके से नहीं है, जबकि मोधेरा में बात करें तो यहाँ पर एक जेम है जो कि सेंटर में रखा गया है, और जब सूर्य के प्रकाश के गिरने से वो चमकता है तो बहुत ही सुंदर वातावरण क्रिएट होता है। आगे हम देखेंगे मीडिएवल आर्किटेक्चर के बारे में। द आर्किटेक्चर ऑफ मोस्क्स मिनरेट्स, यानी कि मध्यकाल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें बनी। तो मध्यकाल के अंदर जो ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं वो हैं मोस्क, मिनरेट्स, रॉयल पैलेसेस, ब्रिजेस एंड इन्स। इन्स का मतलब होता है सराय, जहाँ पर लोग आकर रहते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने कुतुब मीनार बनाया था। कुव्वतुल इस्लाम जो था मोस्क, ये भी बनवाई थी। और सिमिलर मोस्क नेम्ड 2.5 दिन का झोपड़ा वॉज बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी, जो कि अजमेर में थी। दूसरा हम देखेंगे बंगाल के बारे में। बंगाल में क्या क्या चीज़ें बनी हैं। अदीना मोस्क, इसके अलावा टॉम्ब ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद शाह, जलाल उद मोहम्मद शाह, ये है। फिर तांतीपुरा मोस्क है। और ये जो है ये तीनों मोस्क के बारे में जो बताया गया ये बंगाल में है, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर कला का एक नमूना है हमारे लिए। जौनपुर के बारे में देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे कि सुल्तान ऑफ टर्की बिल्ड अताला मोस्क। तुर्की के सुल्तान ने यहाँ पर अताला मस्जिद बनवाई। इसके साथ साथ यहाँ पर आर्टिस्टिक ग्रिल है, ऊपर का जो डोम रहता है, डोम मतलब जो ऊपर का जो इस तरीके का गुंबद का जैसा पार्ट रहता है मोस्क के ऊपर का, तो इसके ऊपर एक जाली बनाई है। द वॉल्स एंड सीलिंग्स आर डेकोरेटेड विद मैनी इंडियन डिज़ाइंस इंक्लूडिंग लोटस। तो ये जो अंदर जाली बनाई गई, इसके साथ साथ इसकी दीवारों को और इसकी छत को, इस मस्जिद की छत को इंडियन डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा सजाया गया है, जिसमें लोटस भी बनाया गया। मालवा की बात करते हैं। पेकुलर स्टाइल ऑफ मांडू बिल्डिंग इज सीन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सुल्तान्स। मैनी सच टॉम्ब्स हैव बीन क्रिएटेड ओवर हियर। तो यहाँ पर मांडू बिल्डिंग्स यानी कि एक पेकुलर डिफरेंट स्टाइल बनाया गया। मांडू बिल्डिंग्स इसको कहा जाता है, ये बनाया गया था सुल्तान्स के द्वारा। अब इसमें होता क्या था, टॉम्ब मतलब मकबरा बोलते हैं जिसको हम, ऐसे मकबरे बनाए गए यहाँ पर। द ह्यूज एंड इम्प्रेसिव डोम्स एंड कार्विंग ऑफ बालकनी इन दिस स्ट्रक्चर्स आर अट्रैक्टिव। बड़े बड़े डोम्स, गुंबद बनाए गए और यहाँ पर बालकनीज बनाई गई जिनको कार्व किया गया। बहुत सुंदर अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर से उसको कार्विंग की गई थी, यानी कि नक्काशी की गई थी, उसके ऊपर तराश कर उसको बनाया गया था। जिसमें एग्जाम्पल अगर लें तो टॉम्ब ऑफ होशांग शाह, जो कि मार्बल से बना है इंडियन स्टाइल में, वो बहुत ही सुंदर कला का नमूना है। अब ये जो 3-4 जगहों के बारे में हमने देखा, इसके बाद कुछ और प्रिंसेस के बारे में भी हम जानेंगे जहाँ पर ये सब हुआ। बिसाइड्स दिस द रूलर्स ऑफ कश्मीर एंड बाहमनी बिल्ट डोम ऑफ बीजापुर। कश्मीर के रूलर्स और बाहमनी के जो रूलर्स थे उन्होंने बीजापुर का डोम, फिर बिल्डिंग्स एट बीदर, गुलबर्गानी एंड मदरसा ऑफ महमूद गावा, टेम्पल्स ऑफ हम्पी, विठल स्वामी एंड हजर रामा, गोपुरम्स एंड आर्टिस्टिक पिलर्स, वेल नोन आर्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो ये सब चीज़ें विजयनगर एम्पायर की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध चीज़ें मानी जाती हैं। आर्किटेक्चर गुजरात के बारे में। गुजरात के अंदर किस तरह का आर्किटेक्चर है आप यहाँ पर देख रहे हैं। दीज आर कॉल्ड द तोरन। यहाँ पर आप कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर देख रहे हैं, ये तोरण कहा जाता है गुजरात में इसको। द स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात इंक्लूड टेम्पल्स ऑफ वेरियस। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ गुजरात में पाए जाने वाले ऐसे बिल्डिंग्स, ऐसी जो कि मतलब प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के द्वारा बनाई गई थी, वो सब चीज़ों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। हमको सिर्फ उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है, याद रखते जाना है कि क्या क्या चीज़ कब कब बनी थी। तो गुजरात में देखें तो क्या क्या चीज़ें थी। यहाँ पर
मस्जिदें बहुत हैं, विहारस ऑफ बुद्ध रिलीजन, मठ बने हुए हैं, स्तूपास हैं, चैत्यास, केव्स, टेम्पल्स ऑफ जैन टेम्पल्स। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर रॉयल पैलेसेस हैं, फोर्ट्स यानी कि किले, डोम्स, गेट्स, कीर्ति स्तंभ, इन्स, उपाश्रय, विस्मास, वेरेंडास, स्काईलाइट जिसको झरोखा कहा जाता है, वॉच टावर्स, आर्क्स, वेल्स, स्टेपवेल्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, इवन फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर। तो ये सब चीज़ें गुजरात के अंदर पाई जाती हैं। तो पहले हम देखेंगे टेम्पल्स के बारे में, गुजरात के अंदर कौन कौन सी टेम्पल्स है। तो कुछ टेम्पल्स के नाम आपको याद रखने हैं, भले वो आपने विजिट भी की हो या नहीं की हो, कुछ को आपको याद रखना है। अब इसमें जो आप बहुत सारे नाम याद दिए गए, आप पढ़ सकते हैं इनको, बट इसमें देखिए जगन्नाथ टेम्पल जो है जमालपुर का, रणछोड़ राय जी टेम्पल है, इवन अंबाजी टेम्पल, श्यामला जी टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, स्वामीनारायण टेम्पल्स, ब्रह्मा जी टेम्पल, ये जो है कोडियार माता जी टेम्पल, माता मड ऑफ आशापुरा माँ। तो ये सब जो है ये यहाँ की फेमस टेम्पल्स है। तो कोई भी आप नाम याद रख सकते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि भाई इसमें लर्न करेंगे इतना बड़ा, तो डोंट थिंक इट कि भाई इतना बड़ा हमको आंसर लर्न करना पड़ेगा। तो गुजरात के आर्किटेक्चर में पूछा जाता है कई बार, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात। तो गुजरात के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में लिखना है। टेम्पल्स कुछ का नाम याद कर लीजिएगा। फिर हम मॉस्क की तरफ चलते हैं। जामा मस्जिद जो 3 दरवाज़ा के पास में है, अहमदाबाद में सुल्तान अहमद शाह वन बिल्ट दिस मॉस्क। सुल्तान अहमद शाह ने इसको बनवाया था 1424 के अंदर। इसके अंदर 260 पिलर हैं और 15 डोम्स हैं। इसके अलावा सिद्दी सैयद जाली जो कि बहुत ही माइन्यूट कार्विंग उस पर की गई है, सारखेज का रोजा, फिर शेकिंग टावर्स ऑफ अहमदाबाद, फिर मॉस्क ऑफ प्रिंसिपरी जिसको हम मॉस्क ऑफ नगीना के नाम से भी जानते हैं, फिर जामा मस्जिद एट चंपानेर। तो ये कुछ बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर पाई जाने वाली बड़ी बड़ी मॉस्क मस्जिदें हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर जैन टेम्पल्स भी हैं, जैन टेम्पल्स ऑफ हती सिंह, देन कुम्भारिया जी, शंकेश्वर, देन सिद्धगिरी, शत्रुंजयगिरी, पलिताना एट्सेट्रा। ये बहुत ही फेमस जैन टेम्पल्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्टेपवेल्स ऑफ गुजरात के बारे में। गुजरात के स्टेपवेल्स, स्टेपवेल ऑफ अदलाज, दादाहरी, रानी स्टेपवेल जिसको हम रानी की वाव कहते हैं, स्टेपवेल ऑफ दभोई, ये जो है ये सब बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से बनाए गए। आप यहाँ देख सकते हैं स्टेपवेल ऑफ अदलाज, ये कितना सुंदर बनाया गया आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मैनी बेस्ट स्पेसिमेन इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि भद्रा का किला है, 3 दरवाज़ा, नगीनावाड़ी, कांकरिया लेक, रुद्र महाल्या, सहस्त्रलिंग लेक है, चौरी ऑफ श्यामला जी, समाधि ऑफ तानारीरी, कीर्ति तोरण, मालव लेक, मुनसर लेक, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। टुडे गुजरात शाइन्स लाइक स्टार इन द वर्ल्ड मैप बिकॉज ऑफ इट्स आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर एंड कार्विंग। तो गुजरात का नाम जो है वो विश्व में बहुत ही समृद्ध स्टेट के रूप में जाना जाता है क्योंकि इतना सारा जो हम बोलें कि हेरिटेज गुजरात के पास पहले से है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉस्क का आर्किटेक्चर भी दिया है कि मस्जिद जो होती है उसमें देखिए दिस इज़ कॉल्ड किबला, यहाँ पर मिनरेट होता है, इस पार्ट को महराब कहा जाता है, देन दिस इज़ मकसूरा पर्दा, दिस इज़ लीवान, दिस इज़ पॉन्ड, देन दिस इज़ द मेन एंट्रेंस, इसको सहान कहा जाता है और ये गलियारा है। तो ये भी एक स्केच दिया है, इसको भी आप रीड कर सकते हैं गलियारा लीवान क्या है। भी कई बार 1 मार्क के अंदर ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये आज हमारा चैप्टर पूरा हुआ। होप यू एंजॉय, थैंक यू।